मौका G20 का था और दुनिया भर के नेता दिल्ली में जमा हुए थे। देश ने हमेशा यही देखा है कि कोई भी मेहमान, विदेशी मेहमान यहां आता है, दिल्ली आता है तो राजघाट पर बनी गांधी समाधि में अपनी श्रद्धा प्रकट करने जरूर जाता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। पीएम मोदी खुद सारे विदेशी मेहमानों को लेकर राजघाट गए। यानी भीतर से भले आप किसी के समर्थक हों, लेकिन दुनिया के सामने अपनी साख बचाने के लिए आपको गांधी की शरण में ही जाना पड़ता है। ये बात आज फिर पीएम मोदी पर लागू हुई। एक बार किसी विदेश दौरे पर उन्होंने लोकतंत्र और असहिष्णुता के सवाल पर भी यही कहा था कि मैं गांधी और बुद्ध के देश से आता हूं। यानी मोदी भी ये मानते हैं और जानते हैं कि वो किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं गोडसे के देश से आता हूं। सहारा उन्हें गांधी का ही लेना पड़ा, आज भी पड़ा है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो फिर उन्हीं मुद्दों को उठाया जाता है जिसकी हिमायत गोडसेवादी करते हैं। यानी ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और गोडसे ने गांधी का वध किया, हत्या नहीं, और भी इसी तरह की बातें। और यकीन मानिए कि इन्हीं बातों के कारण आज देश में ध्रुवीकरण की राजनीति का बोलबाला बढ़ा है। इसीलिए राहुल गांधी को लोगों को बार बार यह बताना पड़ता है कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा गोडसे की है, जबकि कांग्रेस गांधी की राह पर चलती है। अभी ब्रसेल्स में राहुल गांधी ने फिर यही बात कही और उसके बाद पेरिस में एक कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी की हिंदुत्ववादी राज पर करारी चोट की। आज सुनते हैं पेरिस में जो कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, और खासकर बीजेपी की जो हिंदुत्ववादी जो राजनीति है उस पर जो करारी चोट कर रहे हैं राहुल गांधी। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उसका क्या जवाब दे रहे हैं, जरा सुनिए। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They have nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power, and they will do anything to ensure that the Indian caste structure, the social structure of my country is not threatened. They want dominance of a few people, and that is what they're about. There is nothing Hindu about them. तो राहुल गांधी यहां साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ा है, लेकिन किसी हिंदू किताब में किसी विद्वान ने जो हिंदुत्व का ज्ञान रखता है यह नहीं कहा है कि अपने से कमजोर पर प्रहार करो। राहुल ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी केवल सत्ता चाहती है और इसके लिए हिंदुत्व को हथियार बना रही है। वो जो कर रही है उसमें कुछ भी हिंदुत्व नहीं है। राहुल गांधी ने इधर बीजेपी की सच्चाई खोल कर रख दी तो और हिंदुत्व की उसकी समझ पर चोट की, तो वहीं प्रियंका गांधी आज राजस्थान के टोंक में जनसभा को करने के लिए पहुंची थी और वहां से उन्होंने मोदी सरकार पर फिर बड़ी बात कही है। प्रियंका ने G20 के लिए भारत मंडपम में एक ही बारिश में पानी भर जाने को मोदी के सत्ता के अहंकार से जोड़ा है। उन्होंने साफ साफ जो बातें कही हैं जरा पहले सुन लेते हैं, सुनिए जरा। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। तो यहां प्रियंका गांधी साफ साफ कह
रहे हैं कि अपना अहंकार कम करो, इस देश की जनता ने तुमको बनाया है। और वो जो आप अभी विजुअल देख रहे थे, वो विजुअल जो है वो उसी भारत मंडपम का है। ये पानी पानी भारत मंडपम, रात को बारिश होती है और सुबह का आलम देख लीजिए आप। 2700 करोड़ रुपए का बना हुआ ये मंडपम की हालत क्या थी। लेकिन उसके अलावा कुछ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, ये भी तस्वीर, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको याद होगा दोस्तों कि इससे पहले राहुल गांधी ने भी संसद में सरकार को यही नसीहत दी थी कि अहंकार सब कुछ खत्म कर देता है। रावण को भी अहंकार ने ही खत्म किया था। उस वक्त मणिपुर के मुद्दे पर लाया गया विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी और राहुल गांधी के बयान के असर को खत्म करने के लिए बीजेपी ने जानबूझकर फ्लाइंग किस का मुद्दा खड़ा किया था। आपको याद होगा जब राहुल गांधी के भाषण के बाद बोलने के लिए स्मृति ईरानी आई तो उन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि ज्यादा दिनों नहीं बल्कि कुछ ही घंटों तक ही चला था, या नहीं चल पाया ये कह सकते हैं। और इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अहंकारी होने का नुकसान समझा रहे हैं और उधर उनके भाई वरुण गांधी ने ऐसी ही बात कही है। खासकर ये दोनों जो हैं वो मोदी जी को और बीजेपी को अहंकारी होने की बात समझा रहे हैं और उधर वरुण गांधी ने भी ऐसी ही बात कही है। जरा वरुण गांधी का ये भाषण थोड़ा पहले का है, लेकिन आज ये भाषण क्यों चल रहा है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, ये जरूर यहां हम बताना चाहेंगे। जरा सुन लीजिए आप कि क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ वरुण गांधी। हैं तो भाई आखिर कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े। तो इस भाषण में वरुण गांधी ने साफ साफ कहा है कि उन्हें न कांग्रेस से विरोध है और न ही नेहरू से है, और ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, न कि लोगों को दबाने के लिए। जबकि बीजेपी की तो सारी राजनीति ही नेहरू और कांग्रेस विरोध की रही है। आप सब जानते हैं दोस्तों, यहां नेहरू और कांग्रेस की बात और ताकत की बात कह रहे हैं वरुण गांधी, और दूसरी तरफ आप जान रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत से लेकर नेहरू के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाते रही है बीजेपी और उससे पहले आरएसएस वर्षों से, उसको आप लोग सुन ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। खैर, राहुल गांधी ने भाई को भाई से लड़ाने और देश में गृह युद्ध जैसे हालात के बारे में जो कुछ कहा है वही सब तो राहुल गांधी कहते आए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा का संदेश भी यही था कि नफरत को मिटाकर मोहब्बत की दुकान लगाना है। अब देखना होगा दोस्तों कि मोदी वरुण गांधी को अगले चुनाव में बीजेपी की तरफ से लड़ने देते हैं, यानी टिकट देते हैं या नहीं, या फिर वरुण गांधी किसी और पार्टी में जाते हैं, या वरुण गांधी का ठिकाना कांग्रेस है। वैसे मोदी इस वक्त जिधर का रुख कर रहे हैं उधर गांधी का सामना उनसे हो रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी, इन सबके साथ साथ उन्हें गांधी जी की समाधि में गांधी के विचारों का सामना भी करना पड़ रहा है। G20 के बहाने चुनावी माइलेज हासिल करने के मोदी के अरमानों को आसमान से बरसे पानी ने तो बहा दिया। जो बचा खुचा था उसे गांधी बंधुओं ने और बहन ने, उन्होंने भी बहा दिया। मोदी के लिए राहत इस बात की ही है कि G20 के बाद नई दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई है, जो पिछले साल बाली में इंडोनेशिया में नहीं बन पाई थी। नई दिल्ली घोषणा पत्र में खास तौर पर कहा गया है कि हम दुनिया भर में विशाल मानवीय पीड़ा और युद्धों और संघर्षों के प्रतिकूल प्रभाव पर गहरी चिंता जताते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां रखी गई है। वैसे तो ये बात यूक्रेन रूस संघर्ष के रेफरेंस में कही गई है, लेकिन अगर इसे देश से जोड़कर देखें तो मोदी फिर फंस सकते हैं, क्योंकि मणिपुर पर देश उनसे ऐसे ही किसी आश्वासन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आज तक मोदी ऐसे आश्वासन नहीं दे पाए।
और अभी तक देश इंतजार कर रहा है। मणिपुर का मामला हो या पहलवान खिलाड़ियों का मामला हो या हरियाणा के नूह की घटना हो या चलती ट्रेन में चेहरे देखकर, कपड़े देखकर, पहचान कर गोली मार देने की घटना हो, ये तमाम वहां कहां रह जाती हैं जब चुनावी मंच से 80 और 20 के नारे लगाए जाते हैं। ये तमाम बातें वहां कहां चली जाती हैं, तब कहां चली जाती हैं जब शमशान और कब्रिस्तान की बात होती है, जब कपड़े देखकर पहचानने की बात होती है। खैर, यहां भी कुछ कपड़े लटके पड़े हैं, ग्रीन कलर का सहारा लेना पड़ा गरीबी छिपाने के लिए, जो विजुअल अभी आप देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, खासकर इस प्रोग्राम में कि G20 के बाद फिर से चुनावी तैयारियों में जुटने वाले हैं मोदी जी, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और क्या उस एकता की बात करेंगे जिस एकता की अभी घोषणा कर रहे थे, जिसका ढोल दुनिया भर में उन्होंने पीटा है? क्या उस गांधी से इस गांधी तक चौतरफा फंस गए हैं मोदी जी? गांधी जी की समाधि से लेकर राहुल, प्रियंका और वरुण। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, इन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए स्क्रीन पे इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिसमें 3 महिलाएं हैं। कई बार आप लोग कहते हैं कि आपके यहाँ जेंडर में आप ध्यान नहीं देते हैं, देखिए यहाँ 3 हैं। तीनों देवियों का स्वागत करता हूं। बुशरा जी हमारे साथ हैं, शर्मित्रा जी हमारे साथ हैं और शिवा असलम फहमी जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ में हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, राहुल लाल जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं। आज रविवार का दिन है और कई बार आप कहते रहे हैं कि रविवार को प्रोग्राम किया कीजिए। आज देखिए दूसरा प्रोग्राम कर रहा हूं। पहला ब्रेकिंग आपने देख लिया सुबह 12 बजे से, और अभी शाम को आपके सामने हाजिर हूं। और उधर दूसरा एक प्रोग्राम अपलोड कर चुका हूं, घूमता हुआ आईना, न्यूज ऑफ द वीक, जरूर देखिएगा। सीधे अब आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। बहुत बातें रख चुका हूं, सवाल नहीं पूछूंगा, सीधा आपसे जानना चाहता हूं उस गांधी से इस गांधी तक क्या चौतरफा फंस गए हैं मोदी जी? उनकी पार्टी बीजेपी, गोडसेवादी बीजेपी जो है वो विदेशियों के बीच गांधीवादी क्यों बन जाती है, जरा समझाइए। देखिए राजीव जी, ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन G20 में हुआ और उसमें बात की गई लोकतांत्रिक व्यवस्था और विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था, वन अर्थ, वन फैमिली और प्रेस की फ्रीडम की भी बात की गई। देखिए ये G20 हुआ, एक M20 भी हुआ और उस M20 जो दीपायर ने किया और इन 20 देशों के पत्रकारों से बात की। देखिए आज पहली बार मुझे इतनी खुशी महसूस हुई जब मैं उस M20 को मैंने सुना कि मैं अध्यापक क्यों बना, मैं पत्रकार क्यों नहीं बना। क्योंकि वो जो 20 पत्रकार थे वो बता रहे थे कि आप बन चुके हैं, आप पत्रकार हैं। आप अध्यापक जब थे, अध्यापक तो हर इंसान में कहीं ना कहीं अध्यापन का गुण होता है, पत्रकार आप बन चुके हैं। चलिए, तो वो सारे पत्रकार जो 20 पत्रकारों की मैंने बात सुनी, हर देश के वो पत्रकार थे जिन देश के लोग यहां जॉइंट डिक्लेरेशन साइन कर रहे थे कि हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे और हम प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे थे। और सारे पत्रकारों ने यह बताया कि उनके देश में वही स्थिति है जो भारतवर्ष में है। 90% मीडिया संस्थानों को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है और पत्रकारों की यह स्थिति हो गई है कि G20 में पत्रकारों को जो उनकी तरफ से रिलीज आ रहे थे, तो देखिए 2 स्थिति होती है राजीव जी। अगर मान लीजिए 2 लोगों की संगत हो, एक अच्छा हो और एक अच्छा ना हो, तो यह हो सकता है कि अच्छा जो है वो जो नहीं अच्छा है उसको सुधार दे, और यह भी हो सकता है जो अच्छा ना हो, जो अच्छा है उसको बिगाड़ दे। तो मुझे ऐसा लगा जो बाइडेन साहब यहां पे आए और बाइडेन साहब मोदी जी से मिले, तो कहीं ऐसा ना हो वो जाके अमेरिका में वो भी मन की बात करने लगे, क्योंकि अभी तक तो मोदी जी हिंदुस्तान में मन की बात करते हैं और अमेरिका से जो जर्नलिस्ट आए हैं, आप जरा कल्पना कीजिए उन जर्नलिस्टों के दिल पे क्या बीत रही होगी। क्योंकि ये पहला अधिवेशन में ऐसा देख रहा हूं, मैं ऐसा कॉन्क्लेव देख रहा हूं, ऐसा विश्व बंधुत्व की बात करने वाला एक असेंबली लोगों की देख रहा हूं जिसमें पत्रकारों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। जो जर्नलिस्ट आए हैं अमेरिका से वो प्रश्न नहीं पूछ सकते, वो अपने भी प्रेसिडेंट से प्रश्न नहीं पूछ सकते। चलिए मोदी जी तो मन की बात करते हैं, समझ में आता है, वो बाइडेन साहब से भी प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो उनको भी प्रश्न पूछने के लिए किसी दूसरे देश में जाने की आवश्यकता है कि जो जर्नलिस्ट है अपने प्रेसिडेंट से भी इस अधिवेशन के बारे में किसी दूसरे देश में जाके प्रश्न पूछेंगे। देखिए कितनी विभत्स स्थिति है। और जो ये देखिए, पता नहीं इन्होंने बनारस को क्योटो बनाने के लिए कहा था, इन्होंने तो दिल्ली को ही क्योटो बना दिया।
और जो पता चला कि वो जो सारे यंत्र और संयंत्र और जो फव्वारे लगे हैं वो उस देश से लगे हैं जिस देश के राष्ट्रपति हमारे देश में नहीं आए। तो हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, और सारे जो चीजें लगी हैं और जितना यहाँ चमक धमक थी, और चीनियों ने देखिए यहाँ एक दुश्मनी और निभा दी। अभी राष्ट्रपति तो यहाँ आए नहीं, जिनको हमने झूला झुलाया था और जिनको हमने चाय अपने हाथ से पिलाई थी, उन्होंने यहाँ पे हमारे G20 का जिस प्रकार से अपने यंत्रों को लगा के, और उसका पूरा एक ये कि वो टेम्परेरी होते हैं, बहुत ज्यादा परमानेंट नहीं होते हैं, तो ये पूरा विश्व को दर्शन करा दिया और भारत को एक धोखा और दे दिया। तो ये जो परिस्थिति बन रही है और ये जो चीज आपने कही राजीव जी, ये इतना अच्छा हुआ है, मुझे इतना अच्छा लगा। सबसे अच्छा काम मोदी जी ने जो किया है, सारे राष्ट्राध्यक्षों को महात्मा गांधी की समाधि में ले गए। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो गोडसे की और सावरकर जी की समाधि में, या उनकी अगर समाधि बनी हुई है तो वहां क्यों नहीं ले गए, लेकिन ये बात सिद्ध हो गई आज कि जो हम लोग हमेशा से कहते आए और जिसको भक्तजन कभी नहीं मानते, व्हाट्सएप पे हमसे युद्ध करते रहते हैं। खैर अब युद्ध भी कम कर दिया, उन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं, वो भी जब से ये घोसी के अंदर हुआ है वो भी रण छोड़ हो गए, मैदान छोड़ के भाग गए। अब भक्त मुझे दिखते नहीं व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो वास्तविकता ये हो गई है कि पूरे विश्व में ये बन गया है, और ये भक्त लोग अब इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि महात्मा गांधी के सामने नतमस्तक हो गया पूरा विश्व। और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे नेता, और राहुल गांधी का पूरा जो उन्होंने वहां पे आज बात की है, पूरा मैंने उनका डिस्कशन सुना है। अरे इतनी बुद्धिमत्ता की बात, 800 भक्तों को बेचारों को बड़ी परेशानी हो रही होगी। उन्होंने कहा मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है, मैंने उपनिषद भी पढ़े हैं, और धर्म पे अगर बात करनी है, हिंदू सनातन धर्म पे अगर बात करनी है तो राहुल गांधी से बात करें। लेकिन ये कैसे करेंगे, ये तो गोडसे के भक्त हैं, ये गोडसे की जीवनी के बारे में, इन्हें गुरु गोलवलकर के बारे में तो पता है, लेकिन हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बारे में नहीं पता है। तो हिंदू और इंडिया के, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के बीच में संघर्ष कराने वाले, द्रविड्स और सनातनियों के बीच में संघर्ष कराने वाले, सनातनियों और समाजियों के बीच में संघर्ष कराने वाले, सनातनियों और साई भक्तों के बीच में संघर्ष कराने वाले, अपने जो इनकी सीमाएं हैं उसको क्रॉस करके भारत में केवल युद्ध मचाने में लगे हुए हैं। और जो बात ये वरुण गांधी ने कही है, ये लोग गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं, और अगर इनको नहीं रोका गया तो मेरे प्यारे भारतवर्ष को ये नाश कर देंगे। जी, आपके नहीं, हम सबके, और हम सबके भारतवर्ष को का नाश कौन कर रहा है? विचारों से। और वो जो विचार हैं गांधी बनाम गोडसे, उन विचारों को, और खासकर आप जानते हैं भोपाल की सांसद हैं, गोडसे के बारे में क्या कुछ उनके विचार हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी से बेहतर कौन बताएगा। पाठक जी के पास आता हूं, लेकिन उनसे पहले शिबा जी आपके पास आना चाहता हूं। शिबा जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी के विचार उधर, इधर दिल्ली में कुछ और विचार, और उधर टोंक में प्रियंका गांधी के विचार और वरुण गांधी के विचार भी, और इन सब के बीच 20 राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो पहुंचते हैं गांधी जी की समाधि पर, लीड करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश गांधी के विचारों से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब राजनीति के अखाड़े में पहुंचते हैं तो वहां गोडसे याद आते हैं। यहीं से एक अलग ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू होती है। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अभी भी वही राजनीति आगे बढ़ते हुए आप देखती हैं कि अब खत्म होने के कगार पे है वो तमाम विचार, और जहां गांधी के सामने, या गांधी के विचारों को कत्ल, गांधी को तो कर ही दिया खत्म, लेकिन गांधी के विचारों को खत्म नहीं कर पाए और उसी से जूझ रहे हैं। राहुल गांधी उधर जो बातें कह रहे हैं, चाहे वो गीता की बात हो, उपनिषद की बात हो, दूसरे ग्रंथों की बात हो, धर्म ग्रंथों की बात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे देश के विचार की है। और वहां हमारे देश की राजनीति को आप कहां देखती हैं? बहुत शुक्रिया राजीव साहब। सबसे पहले तो बधाई इस देश को कि बहुत शांति से ये जमावड़ा निपट गया, मेहमान नवाजी पूरी हुई और लोग वापस गए। और मुझे राहत ये है कि अब इस शहर का गरीब वापस अपने घरों में, अपनी झुग्गियों में, अपने ठिकानों पर आ सकेगा। और जो उसको सांस लेना भी मुश्किल कर दिया गया था पर्दे लगा करके, जिस तरह से उसे बाड़ा बंद किया गया था, गेटोवाइज किया गया था, वो व्यवस्था जो है अब वो उस व्यवस्था को, उस पर्दे को तार तार करके वो बाहर आ सकता है, खुले में सांस ले सकता है। खुदा ना खास्ता कोई घटना घट जाती तो किस तरह की धरपकड़ होती, और इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा किस तरह से हमारी एजेंसियां सताती। तो मैं तो सबसे पहले उन लोगों के लिए खुश हूँ कि अब वो वापस अपने ठिकानों पर आ सकेंगे और अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकेंगे। रोजी रोटी उनकी रुक गई थी, वो सब शुरू होगा वापस से। आपने कहा क्या ध्रुवीकरण की राजनीति,
राजीव साहब, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्रुवीकरण की राजनीति में दोनों पक्ष एक दूसरे से सामने से मुकाबला करें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आरएसएस अपने आप को केचुल उतार करके थोड़ा सा गांधीवादी, थोड़ा सा मानवतावादी, थोड़ा सा बहुसंस्कृतिवादी बना करके पेश करे और हम ये हो जाने दें। ये नहीं होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि एक फाशिस्ट फोर्स के साथ एक लिबरल और सबको साथ लेकर चलने वाली जमात की दिखे कि ये जमात उनसे भिड़ के जीती है, अपने मूल्यों पर खड़े रह के जीती है। इसलिए ये जो आप बात कह रहे हैं कि देश की राजनीति कैसी होगी, देश की राजनीति बिल्कुल इस तरफ बढ़ रही है जहां चारों गांधियों की आवाजें एक हो रही का कि मजबूरी है, वो एक पुरानी हिस्ट्री उसको छोड़ दें, लेकिन चारों गांधी जो इस वक्त सही मायने में सक्रिय है राजनीति में, उनकी आवाज एक हो रही है। और सिर्फ उनकी आवाज एक नहीं हो रही है, उसका रेजोनेंस देखिए, उसकी प्रतिध्वनि आप देखेंगे विदेशी मीडिया में, उसकी प्रतिध्वनि आप देखेंगे विदेशी बुद्धिजीवी सर्कल्स में, जहां जहां राहुल गांधी गए हैं, जहां जहां विदेशों में जाकर के बात हुई है, तो जो उनकी ऑडियंस है, वो ऑडियंस उनसे वो सवाल नहीं पूछती है जैसे हाउडी मोदी में सवाल पूछे जाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री से सबसे टफ क्वेश्चन और सबसे बिजनेस वाले मतलब वो संबंध पूछने, वो सवाल पूछने चाहिए थे जो उनकी कुर्सी को शोभा देते हैं। उनकी कुर्सी को छोटा करने वाले सवाल पूछे गए थे और उनसे उनको बताया गया था, बड़ा रोमांटिक सा एक माहौल बनाया गया था। और आपको याद है जो यहाँ से लोग गए थे जिन्होंने वो सवाल पूछे, और फिर वो चेहरे भी बाद में पता चले कि वो हर जगह बुलाए जाते हैं, और वो गुजरात से कुछ लोग इकट्ठे किए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ, बाकी सब जगह यही हुआ। तो मेरा ये कहना है कि जो राहुल गांधी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके वो जवाब जो दे रहे हैं वो तो हैं ही शानदार, और वो सादगी के साथ हैं, बिना किसी 56 इंच का सीना और लाल आंख और ये वाली जुमलेबाजी के बगैर हैं। वो सादगी के साथ हैं और ज्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं कि एक विपक्ष का अगर नेता है तो उसको वैसे ही बात करनी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है, और कम से कम ये जो ऑडियंस है ये जेन्युइन ऑडियंस है। आपको पता है मुस्लिम परसिक्यूशन पर, माइनॉरिटी परसिक्यूशन पर सवाल पूछे गए। आपको पता है चाइना के साथ जो मामलात हैं उनसे सवाल कल के मीडिया का जो उनका इंटरेक्शन था उसमें पूछे गए। पेरिस में आज जो स्टूडेंट से बातचीत हो रही थी, युवाओं से बातचीत हो रही थी, उसमें जो सवाल पूछे गए वो सारे वो सवाल थे जो हमारा देश और हमारा पूरा खित्ता जो सब कॉन्टिनेंट है वो फेस कर रहा है। तो एक बात तो ये है कि दुनिया में अभी नीर शीर करने की समझ बाकी है। तो ये है मीडिया का जहाँ तक सवाल है, उसने ये सारी चकाचौंध और ये जो सारी भगत थी, जो पैम्परिंग थी, उसको किनारे करके भारत में रहते हुए विदेशी मीडिया ने, जापानीज टीवी ने, अल जजीरा ने, यूएस की मीडिया ने, प्रिंट ने भी और दूसरे मीडिया ने भी, सबने उनको छोड़ा नहीं था और ये बताया था। आपने अभी अपने प्रस्तावना में कहा था कि इसके बाद सीधे वो चुनावी मोड में आएंगे। पूरे G20 को सारी दुनिया ने एक प्रचार के तौर पे देखा और उस विदेशी मीडिया ने उसको यहीं से रिपोर्ट किया। ये वो विदेशी मीडिया था जिस पर हमारी आपकी बस नहीं चल सकती है, और वो मीडिया ये समझ रहा था। आप ये बताइए कि सिर्फ वहाँ एयरपोर्ट से ले करके बाइडेन जहाँ रुके हुए थे, और जो ये था भारत का जो जगह थी जहाँ पर प्रगति मैदान, वहाँ तक में इन्होंने कितने हजार पोस्टर अपने लगाए और अपनी तस्वीरें लगाई। तो आप अभी एक मैं कार्टून या एक मीम देख रही थी कि बाइडेन ने इसलिए उनको झप्पी ली, ही वांटेड टू चेक कि ये भी पोस्टर ही तो नहीं है जो इतने पोस्टर वो देख रहे हैं, तो ये वाला सही है, रियल है कि या ये भी मेरे सामने पोस्टर ही खड़ा हुआ है। क्योंकि जहां नजर जाए, जिधर नजर जाए, आपके लिए मुमकिन नहीं था बचना कि आप नरेंद्र मोदी से आंखें चार ना करें। तो ये और ये देश की जनता, आम जनता ये बातें कर रही है। तो यहाँ पर जरूरी है कि इन सब चीजों को वो करना, बताना। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी ने जो हिंदू सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, विचारधारा के बारे में बात की, बड़ी खुश आइन बात है कि आप वो ये कह रहे हैं कि इतने हजारों सालों से जो ये विचारधारा और जो आस्था इतने बड़े जनमानस को समेटे हुए है, वो कायर नहीं हो सकती,
वो गरीब पर हमला करने वाली नहीं हो सकती, उसमें नफरत नहीं हो सकती कि झुंड बना करके, भेड़ियों का सा झुंड बना करके हमला करो कमजोरों पर, एक अकेले पर। तो वो ये जो बात उन्होंने, तो ये एक सर्विस है, ये सेवा की है उन्होंने इस देश की आस्था की कि नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो फाशिस्ट लोग हैं। तो ओपनिंग रिमार्क में मेरा यही है कि देश में ये भिड़ंत होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, देश में ये भिड़ंत होनी चाहिए। और एक तरफ G20 समापन हो गया, अब G20 की अध्यक्षता चली गई है भारत से ब्राजील के हाथ में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो अध्यक्षता उन्हें सौंप दी है। और आपको याद होगा कि बाली में ये अध्यक्षता जो है वो मिली थी, चेयरमैनशिप मिली थी भारत को। अब यहाँ इसके बाद यहाँ की कहानी, G20 की कहानी खत्म, लेकिन इसको भुनाने की पूरी कोशिश, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, वैश्विक पटल पे आप खूब भुनाइए इसको, लेकिन जब इसको चुनावी मोड में ला करके और उसको उस हिसाब से भुनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या इस राजनीति में आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अब हम आने वाले 8 महीने G20 को ही सुनते रहेंगे कि मोदी जी जो हैं अब ये विश्व गुरु बन गए हैं? क्योंकि आज शाम से देख रहा हूं तमाम चैनलों पे, आप भी देख रहे होंगे शायद, हमारी तो मजबूरी है चैनल्स को देखना, और मैं ये भी नहीं कहता किसी को कि तमाम चैनलों को मत देखिए, सबको देखिए, लेकिन आपको पता करना है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, ये आपके ऊपर है। कौन सही खबरें दे रहा है, कौन गलत खबरें दे रहा है। लेकिन जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, डॉक्टर साहब जरा आपसे समझूं, क्या इस नैरेटिव के सहारे मुकाबला बीजेपी या नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? घोसी सहित तमाम 7 में से 4 चुनावों में हार मिली है, पटकनी मिली है, और ये 4 जो हैं चारों इंडिया के हैं। देखिए राजीव जी, पटकनी दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन वर्तमान जो हालात हैं उस पर मुझे दुष्यंत कुमार का कहा हुआ कुछ याद आता है। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर, फिर साथ चलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहां पर, हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। तो इस वक्त जो माहौल बदल रहा है राजीव जी, वातावरण बदल रहा है, उसकी पंचाब सुनाई दे रही है, नरेंद्र मोदी को भी सुनाई दे रही हो। निश्चित तौर पर इस वैश्विक आयोजन को बनाने की कोशिश वे और उनकी पार्टी करेंगे ही। मुझे नहीं लगता दुनिया में तमाम दूसरे देशों में इस तरह के आयोजन होते हैं। क्या वहां के राष्ट्राध्यक्ष अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए इस तरह की कोशिश करते होंगे कि हर 50 मीटर पर देश की राजधानी में माननीय प्रधानमंत्री का होर्डिंग लगा हुआ था, चप्पे चप्पे पर। शिवा साहिबा ने बहुत अच्छा मीम याद दिलाया कि किसी ने, बाइडेन ने गले लगाकर ये चेक किया कि कहीं ये कोई फ्लैक्स या कोई गत्ते का कठपुतला तो हमारे सामने नहीं खड़ा है। सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी अपनी विफलताओं की ऐसी ढलान पर हैं कि वे हर छोटे से छोटे मौके और बड़े से बड़े मौके को भुनाना चाहते हैं, और सामने उनके गांधी खड़े हैं। हमारा गांधी खड़ा है, ये पीछे बैठे हैं हमारे 3-4 गांधी हमारे सामने सजीव दिखाई देते हैं। और संयोग और दुर्योग नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा है कि उनमें से उनकी पार्टी में मौजूद एक गांधी दूसरे गांधी राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहा है। ये ज्यादा खतरनाक बात है नरेंद्र मोदी के लिए। वरुण गांधी भी लगभग वही कह रहे हैं जो राहुल गांधी पेरिस में जाकर बोल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के माथे पर चिंता लाने के लिए पर्याप्त है। आज जिससे आपने बात शुरू की थी, राजघाट पर दुनिया के तमाम सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। मैं हर अवसर पर उनकी उस असीम वेदना को समझना चाहता हूं, उसकी कल्पना करना मात्र चाहता हूं कि यहां पर उनके गॉड से बैठा है और उन्हें दुनिया के इतने सारे महादेशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ राजघाट पर जाना पड़ता है। 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को 90 डिग्री के कोण पर झुककर हमारे बापू को प्रणाम करना पड़ता है। मैं उस पीड़ा को समझना चाहता हूं। ये अखंड पाखंड कोई व्यक्ति कैसे कर लेता है कि जिसका पूरा विचार परिवार, जिसका पूरा विचारधारा का समूह 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को गोडसे को ट्रेंड कराता है,
और उस व्यक्ति को, उस विचारधारा के सिरमौर को जाकर गांधी की समाधि को प्रणाम करना पड़े, जापान जाए तो हिरोशिमा में गांधी की प्रतिमा का अनावरण करना पड़े, अमेरिका जाए तो बापू कहीं खड़ा मिल जाए उन्हें चौराहे पर लाठी टेके हुए, ये अपार पीड़ा शायद इस पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी से ज्यादा और कोई सहन नहीं कर रहा होगा। मुझे सचमुच उनको लेकर दुख होता है, लेकिन यही हमारे गांधी की विजय है और यही गांधी का रास्ता राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं। जिस गृहयुद्ध की आशंका उनकी पार्टी का सांसद वरुण गांधी उकेर रहा है, जिस गृहयुद्ध की आशंका शिवबा साहिबा और हम सब लोग लगातार देख रहे हैं, वो गृहयुद्ध दुनिया को दिखाई दे रहा है आता हुआ धीरे धीरे कदमों से। और नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा का अखंड पाखंड ये है कि वे तीन दिन के इस G20 या G21 सम्मेलन में विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। मैं तो हाथ जोड़कर डीवी लाइव के जरिए उन तक ये मैसेज देना चाहता हूं कि जब आप विश्व बंधुत्व से फारिग हो जाएं, जब आपको थोड़ी मोहलत मिल जाए, तो भारत में भाईचारे की चिंता कर लेना, दुनिया तो अपने रास्ते पर चलती रहेगी। हमारे देश में बंधुत्व कितने खतरे में है और किनके कारण खतरे में है, जिनकी आपने सिलसिलेवार हरकतें गिनाई, शमशान कब्रिस्तान की बात, कपड़ों के आधार पर पहचानने की बात, संविधान की शपथ लेकर गोली मारो जैसे नारे लगाने वालों की बात। जब इस सम्मेलन की हरारत से नरेंद्र मोदी और सरकार फारिग हो जाए, जब ये बुखार उतर जाए, तब वे नूह की चिंता कर लें, मणिपुर की चिंता कर लें, वे देश में बेरोजगारी की चिंता कर लें, बदहाली की चिंता कर लें, इतना पर्याप्त होगा। और अंतिम बात यह है कि अगर हम ऐसे शासकीय आयोजनों से विश्वगुरु बनने हैं, तो हम तो 1983 में विश्वगुरु बन चुके राजीव जी। इससे कहीं अधिक संख्या में राष्ट्राध्यक्ष उस वक्त आए थे, और कौन कौन लोग थे, फिदेल कास्त्रो, यासिर अराफात जैसे लोग। और तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ अगर निजी रिश्तों की बात सत्ता में बैठे लोग करते हैं, तो उसके अनेक किस्से प्रामाणिक संस्मरण लोगों के सामने रखे हुए हैं। तो इस तरह विश्वगुरु नहीं बनना है। विश्वगुरु हैं, भुखमरी के इंडेक्स में 107 नंबर पे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी में 162वें नंबर पर हैं। जब इनमें धीरे धीरे पायदान पर हम सुधार लाएंगे, तब हम विश्वगुरु कहलाएंगे। लेकिन 2014 तक ऐसे प्रपंच, ऐसे आडंबर हम सब देखने के लिए तैयार रहें। अंतिम बात राजीव जी, एन चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी फरवरी में क्वाड के सम्मेलन की भी, क्वाड की मीटिंग की भी कोई तस्दीक नरेंद्र मोदी ने करा ली है। तो एक तमाशा और अभी हमारे सामने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में होगा। बाकी जी राजीव, इसकी चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है कि चुनाव से पहले क्वाड सम्मेलन दिल्ली में करवाने का विचार चल रहा है और शायद वो हो भी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जानते हैं दोस्तों कि क्वाड जो है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और एक कंट्री और है, मैं भूल रहा हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो जापान, शायद, हाँ जापान। ये 4 कंट्री हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और है। चीन नाराज रहता है, रशिया नाराज रहता है क्वाड के गठन के कारण। और खैर, ये एक विदेश की बातें और विदेश की नीति, हमारे देश की नीति और उन सब की बातें जो हैं वो हम करते रह रहे हैं। लेकिन जो आज हमारे देश के अंदर और यहाँ से जो कुछ आगे जा रहा है, होने जा रहा है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और उसमें सियासत सबसे ऊपर है। अब यहाँ से तो सियासत ही करना है। क्वाड की चर्चा भी हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं सियासत के लिए। राम मंदिर के उद्घाटन की बात भी चल रही थी। अभी पिछले दिनों आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुनने में आया कि उनको राम मंदिर के उद्घाटन के लिए समय मांगने आए हैं मोदी जी से। वो भी जनवरी में, 14 जनवरी से 26 जनवरी के बीच करना है। और इसी बीच चर्चा ये भी चलती है कि चुनाव जल्दी करवाना है। 18 से 22 तक संसद का स्पेशल सेशन हो रहा है, विशेष सत्र हो रहा है, और उस सत्र को लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इन सब के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं राजनीति है, और उस राजनीति की पोल खोलने के लिए हम रोज शाम बैठते हैं। हमारे बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। साथ बनी हुई हैं हमारी साथी, सहयोगी, और इनका प्रोग्राम आप 4 बजे से देखते होंगे, नजर और नजरिया, बुशरा खानम जी। बुशरा जी, आपसे समझना चाहता हूं, कैसे आप देखती हैं इस पूरे आयोजन के बाद
अब गियर बदलते हुए मोदी सरकार को। और अगर हम गियर बदलते हुए देखते हैं तो क्या यहां फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी? गियर बदलने की जरूरत नहीं है, गियर वहीं पर ही अभी लगा हुआ है, क्योंकि चारों तरफ अगर आप जब देखते हैं और पूरे आयोजन को जब आप देखते हैं, जब से इसकी अध्यक्षता मिली है और खासतौर पे जब से इसकी तैयारियां शुरू हुई हैं, तब से सिर्फ मोदी 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 ही हो रहा है। आप ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, देखना चाहें ना देखना चाहें, आप हाथ से टटोल के देखें ना टटोल के देखें, आपको सिर्फ पूरी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ मोदी के पोस्टर ही नजर आएंगे। हम 20 देशों के अध्यक्षों को हमने यहाँ पर मेहमान के तौर पर बुलाया है और कहीं पर भी उनके पोस्टर्स आपको पूरी दिल्ली में नजर नहीं आएंगे। तो इसे किस तरह से बेचा जाएगा और किस तरह से भुनाया जाएगा, उसकी तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 18 से 22 तारीख को जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, आप उसमें भी हम सब देखेंगे कि किस तरह से G20 की कामयाबी को इस तरह से बताया जाएगा कि मानो ये कोई पहला देश है जिसे इसकी अध्यक्षता मिली है। हमें देखना चाहिए कि G20 जो है उसकी शुरुआत रिसेशन के वक्त में हुई और ये इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करने के लिए ये 20 देशों का समूह बनाया गया था। और सबसे पहले शुरुआत अमेरिका से हुई थी, क्योंकि रिसेशन की सबसे बड़ी चोट जो है वो अमेरिका ने खाई थी। और इसीलिए अब तक जो 2 बार जहां कहीं जिस देश में अब तक ये प्रोग्राम हुआ है वो अमेरिका है, और भारत को 20 देश और भारत को 18वें नंबर पर इसकी अध्यक्षता मिली है। और अब ब्राजील के पास ये जाने वाला है, यानी कि रोटेशन में है। लेकिन जब आप वो प्रोपेगेंडा चैनल्स खोलेंगे तो आप देखेंगे तो कहीं ये बात नहीं आएगी कि इन 20 देशों को हमने यहाँ पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करके महीनों की तैयारी के बाद उनको जब यहाँ पर बुलाया है तो इसका नतीजा क्या निकला है, एक आम जनता को, देश को क्या फायदा होने जा रहा है, क्या कूटनीतिक फायदे होंगे, ये कोई बात नहीं होगी। आप टीवी चैनल खोलिए, ये एक नया सवेरा है, ये नए भारत की शुरुआत है, देखिए मोदी जी ने क्या करके दिखा दिया, यही तमाम बातें आप देखेंगे। ना सिर्फ G20, चाहे हम ब्रिक्स की बात करें, ऐसा लगता है कि इससे पहले ना तो हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री विदेश में गया और ना ही उसने कभी कोई चीज हासिल की है। ये ऐसा लगता है जैसे कि आपने सुना ही होगा कि पहले 2014 के बाद कुछ लोगों ने कहा था कि आजादी हासिल हुई है। बिल्कुल उसी तरह से ये पूरा नैरेटिव जो है वो गोदी चैनल्स के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है। तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं वो साइडलाइन कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में हमने देखा जो बाइपोल्स हुए थे उसमें जिस तरह से जीत मिली थी, राजीव जी आपने देखे होंगे उन तमाम हिंदी चैनल्स की, आपने हिंदी न्यूज़पेपर्स की आपने हेडलाइंस देखी होंगी। पहली बात तो पूरी तरीके से गायब रहा, और हिंदी न्यूज़पेपर जो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने इस तरह से हेडलाइंस दिखाई कि जिसमें इंडिया गठबंधन की जीत को पूरे तरीके से नकारते हुए ये कहा कि अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उसने बरकरार रखा है। तो नौबत अब ये आ गई है कि इतने धड़ल्ले से ये जो खबरें हैं वो पहुंचाई जाती हैं और इतने धड़ल्ले से ये जो झूठी और फेक खबरें हैं इनको फैलाया जाता है। अभी आप ये देखिए कि 18 से 22 तारीख को जो स्पेशल सेशन होने जा रहा है वो एक सस्पेंस बना हुआ है कि न जाने उसमें क्या होने जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को बुलाया नहीं जाता है डिनर में, और एक तरह से जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ा जाता है, क्योंकि अमूमन विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाना होता है। और अब जिस पूरे आयोजन को लेकर भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में बनाया गया, जो पूरी तैयारियां की गई, हम अपने घर में भी दावत होती है तो फोरकास्ट देख लेते हैं कि कब बारिश होने वाली है, कब आंधी तूफान क्या होगा, तो ये सब तो देखा गया होगा। आप ये देखिए कि क्या हालत वहां पर हुई है, किस तरह से वहां पर पानी भरा है, यानी कि पूरा का पूरा जो आयोजन है वो एंड डे पे जो है वो पानी पूरी तरीके से हो गया। और जब इस पर बात की जाए तो कहा जाता है कि राजनीति की जा रही है। और आप एक तरह से जो ये पूरा आयोजन हुआ है उसको जिस तरह से मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने इसको कामयाबी से ऑर्गेनाइज किया है, वो शायद कांग्रेस को या राहुल गांधी को या फिर इंडिया गठबंधन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आगे आने वाले दिन में इस पूरे आप G20 कार्यक्रम को देखेंगे कि इसको इलेक्शन में बुलाया जाएगा। विश्व गुरु तो उन्हें पहले से ही कहा जाता रहा है, और एक बार और फिर से कहा जाएगा कि देखिए विश्व गुरु ने एक बार फिर से अपनी छाप छोड़ी है। तमाम देश के नेता देखिए किस तरह से मोदी मोदी कर रहे थे,
हाथ मिलाते हुए, कंधे पे हाथ रखते हुए, हंसते हुए, वो तमाम तस्वीरें जो हैं पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाई जाएंगी और एक बार फिर से बताया जाएगा कि वाहिद ये ऐसे नेता हैं पूरे इतिहास में भारत के जिन्होंने ये कर दिखाया है। जी जी बिल्कुल। क्या राष्ट्रवाद की शुरुआत हो चुकी है सर्वमित्रा जी? जिस राष्ट्रवाद की जरूरत थी चुनाव से पहले, उसकी शुरुआत G20 से हो चुकी है क्या, ये माना जाए? जी राजीव जी, राष्ट्रवाद की शुरुआत तो मेरा ख्याल है 2014 से ही बीजेपी ने करनी शुरू कर दी थी। मतलब राष्ट्रवाद को एकदम हिटलर वाले तरीके से जो पेश करने का जो तरीका था वो देश में लाया जा चुका था। और आज ये देखकर बहुत अच्छा लगा, एक काफी सुंदर दृश्य था कि गांधी समाधि पर तमाम विदेशी मेहमान जो हैं, वो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, वो घेरा बनाकर और एक साथ गांधी जी को नमन कर रहे हैं। तो उससे समझ में आता है कि भारत को जो विश्व गुरु होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए, वो गांधी के नाम पर होना चाहिए। आपने कहा भी कि मोदी विदेश जाएंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं गोडसे के देश से आया हूँ, वो ये भी नहीं कहेंगे कि मैं सावरकर के देश से आया हूँ। याद उन्हें करना है तो गांधी को करना है, बुद्ध को करना है, और अगर वो नाम ना ले तो बाकी नेता नाम ले लेते हैं। जैसे अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम में एक अमेरिकन सांसद ने नेहरू जी का नाम ले लिया था। तो बीजेपी बचना चाहे नेहरू से, गांधी से, लेकिन ये देश तो आज जिस मुकाम पर आया है वो उन्हीं की देन है, उन्हीं की विचारधारा की देन है। और बीजेपी जो है वो राष्ट्रवाद के नाम पे जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, बिल्कुल तय है कि इस आयोजन के बाद अभी जो विशेष सत्र होगा संसद का और उसके बाद चुनाव होंगे तुरंत, तो उसमें ये राष्ट्रवाद को, ध्रुवीकरण को और बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी को एक बात याद रखनी चाहिए कि मोदी जो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, उन्हें संस्कृत आती होगी, वसुधा धरती, और धरती का बैलेंस भी बना है दो ध्रुवों के कारण, दो ध्रुवों में। तो वो दो ध्रुवों में एक ध्रुव को अगर बढ़ाया जाएगा, उस पर ही सारा जोर डाला जाएगा, तो फिर बैलेंस कहाँ जाएगा, धरती इस ब्रह्मांड में कहाँ गुम हो जाएगी। और बात करनी चाहिए कि जो अभी जिस तरह से वो बढ़ावा दे रहे हैं, यही हाल होगा अगर इस देश को अगर वो खत्म कर देंगे, अगर वो इसी ध्रुवीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आज जो गांधी समाधि पर मोदी पहुंचे, तो उन्हें अब इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो एक जुमला अब ये चलाएं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। और आज इसी मजबूती के कारण उनको भी विवश होकर झुकना पड़ा, आना पड़ा, गांधी के दर पर ही आना पड़ा। तो ये बात जो है, अगर बीजेपी याद ना करे, मोदी याद ना करें, तो गांधी अभी जो मौजूद, अभी हमने बात की कि 4 गांधी जो हैं इस समय, वो उनको याद दिला रहे हैं। अब दूसरी बात, इस G20 में इंडिया का भी, इंडिया नाम बदलने की भी काफी जो चर्चा शुरू हुई थी, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ये तमाम नौटंकी भी की गई। नौटंकी ही कहा जाना चाहिए, इसके लिए और कोई दूसरा शब्द नहीं है। लेकिन यहीं ऋषि सुनक का अभी थोड़ी देर पहले का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि आई एम ह्यूजली प्राउड ऑफ माई इंडियन रूट्स एंड माई कनेक्शन टू इंडिया। उन्होंने कहीं भी भारत नहीं कहा। अब आप इस बात पर ऋषि सुनक पर तुनक जाइए तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने भी इंडिया ही कहा। तो ये जो जितनी आपने कवायद की कि इंडिया, भारत, इस सब का कोई मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये सारी अपनी नाकामी को छुपाना, नाकामी को छुपाने के लिए आपने पर्दे भी लगा दिए। जब ट्रंप आए थे गुजरात, तब आपने वहां यही किया था, आपने सफेद पर्दे लगाए थे, अभी आपने हरे पर्दे लगा दिए। लेकिन इससे आपका जो झूठ है वो कहीं ना कहीं से तो झांक कर आपको बताई देगा। जैसे आज भारत मंडपम में जो पानी बरसा, तो अब बारिश को बोल दीजिए कि इसने, ये बड़ी एंटी नेशनल, एंटी मोदी है, ये मोदी भाई है कि इसने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन ठीक है, बारिश हुई और उसने असलियत बता दी कि आपने जो करोड़ों रुपए भारत मंडपम में बनाए, अगर ये करोड़ों रुपए आप इन झुग्गी झोपड़ियों की और जो इनमें रहते हैं, इनकी दशा सुधारने के लिए आपने खर्च किए होते, तो आज आपको ये पर्देदारी नहीं करनी पड़ती। आज आप खुलकर अपने मेहमानों को भारत की असली तस्वीर दिखाते। इससे पहले तो हमने कभी इस तरह से नहीं देखा। और जहां तक अभी मीडिया की भी बात उठ रही थी कि विदेशी मीडिया तो ये कवर कर ही रहा है। CNBC के एक रिपोर्टर ने इंडिया गेट के सामने खड़े होकर बता दिया कि हर जगह जो है मोदी के पोस्टर हैं और ये इसको चुनाव प्रचार की तरह बताया जा रहा है। उससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट में भी ये दिखाया गया। और एक इतनी बेहूदी बात है कि आप अपनी तस्वीर सबसे पहले लगा रहे हैं और बाकी राष्ट्राध्यक्षों की पीछे लगा रहे हैं। इस तरह से आप विश्वगुरु नहीं बन सकते।
आपका तो तमन्ना तो मेरा ख्याल है मोदी जी की ये होगी कि वो ब्रह्मांड गुरु बने, तो हम ब्रह्मास्मि वाला उनका हिसाब है कि बस हर जगह मेरा ही नाम हो, हर जगह मैं ही हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। और विदेशी मीडिया ने तो सच दिखा दिया, भारतीय मीडिया दिखाए ना दिखाए, आप करते रहिए उनका चारण गान। और जो मीडिया की भी बात निकली, तो आप याद करिए 2010 जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उस समय भी ऐसा ही कुछ बारिश हुई थी और खेल गांव में जो है पानी भर गया था और बहुत पुल नहीं बना था, तो उसको लेकर मीडिया ने खूब तमाशा, मतलब तमाशा नहीं कहना चाहिए, उस समय जिस तरह आलोचना होती थी और इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इतनी ज्यादा खिंचाई यूपीए गवर्नमेंट की हुई थी, तो सही किया था, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। लेकिन आज वो जिम्मेदारी कहाँ चली गई? आज आप सोचिए, ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि व्हाइट हाउस जो है वो ये कह रहा है, यहाँ पे तो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई, मोदी बाइडेन नहीं संबोधित कर पाए, मतलब होने ही नहीं दिया, और व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि अभी बाइडेन जो है वियतनाम पहुंचे हुए, और वहां से ये आया था कि हम वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां करना इजी होगा। तो भारत में ये कठिन क्यों है और वहां दूसरे देशों में इजी क्यों आप जो है मीडिया रैंकिंग में आप इतने पिछड़े हुए? आपकी चिंता ये होनी चाहिए, आपकी चिंता बेरोजगारी होनी चाहिए, आपकी चिंता महंगाई होनी चाहिए, लेकिन आपकी चिंता मणिपुर होनी चाहिए, जिसका डिक्लेरेशन अभी आपने जो बात कही कि डिक्लेरेशन में जो बात कही गई थी कि हमको किसी भी तरह के संघर्ष और मानवीय हिंसा इन सब के खिलाफ आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, तो जो रूस और यूक्रेन के नागरिक अगर भुगत रहे हैं तो वो वही दर्द और वही पीड़ा, इंसान तो हर जगह एक जैसा है। अगर कहीं गोली चलती है, अगर किसी का खून बहता है, तो वो दर्द और पीड़ा हर जगह एक जैसी होती। तो आपको अपने देश के लोगों की पीड़ा क्यों नहीं दिख रही? आपके आंसू तब कहाँ चले जाते हैं मोदी जी? या कि फिर वो जो जिस मगरमच्छ को पकड़ के लाने की बात आपकी बचपन में कहानी जो चली हुई, क्या वो आंसू उस तरह के होते हैं? तो ये सवाल जो है ये अब उठने लगे हैं। तो ये जो चल रहा है, राहुल गांधी ने भी जो कहा, वरुण गांधी ने भी आता हूँ और दूसरे राउंड में उस पर और बात करेंगे सरमित्रा जी, और आना चाहता हूँ राहुल लाल जी के पास में थोड़ा सबसे जल्दी, और चूंकि डॉक्टर साहब को, डॉक्टर राकेश पाठक जी को जाना है तो एक बार उनके पास भी आना चाहूंगा, बस थोड़ा सा आपसे और समय चाहूंगा पाठक जी। और राहुल लाल जी, कैसे आप देखते हैं विदेश नीति से लेकर देश नीति तक, और देश के अंदर की एक बाहर की कूटनीति होती है, यहाँ की जो राजनीति है, उस राजनीति में अब कहीं ना कहीं विदेश का तड़का लगाने की कोशिश हो रही है। अच्छी बात है, विदेश में आप बल्ले बल्ले हो, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो, हम भी कहीं विदेश जाएं तो हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट है वो देखकर लोग कहें कि हाँ साहब आप आइए इधर। लेकिन पिछले 10 साल में क्या कुछ हुआ है ये किसी से छिपा नहीं है। विदेश में हमारी क्या स्थिति रह गई है ये भी किसी से नहीं छिपा है। उधर राहुल गांधी पहुंचते हैं और जैसे ही राहुल गांधी विदेश पहुंचते हैं तो कहा इधर बीजेपी के कान खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या कहने वाले हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी लगातार, चाहे अभी देखिए आप ब्रसेल्स हो, चाहे पेरिस हो, और अब तो वो हेग पहुंच चुके हैं, इन तमाम जगहों पे जो बातें हो रही हैं। आज राहुल गांधी हॉलैंड में थे, हर जगह राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत से संबंधित खबरें पूछी जाती हैं, बातें पूछी जाती हैं, और सत्ता पक्ष की बात पूछी जाती है, राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो पूछी जाती हैं। और यहाँ जब बात आती है राहुल, तो फिर जवाब जब सुनते हैं यहाँ के लोग, खासकर बीजेपी के लोग, तो परेशानी क्यों होती है? क्या राहुल गांधी सचमुच बाहर जाके देश को बदनाम करते हैं, ये माना जाए? जो नैरेटिव, जैसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी बुशरा जी, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है वही नैरेटिव सही है या कुछ और है? वो जो दूसरी दिशा है उसको भी यहां सामने रखने की जरूरत है, जरा बताइए। देखिए, विदेश में जाके देश की आलोचना करने की परंपरा किसने शुरू की? वो श्रेय तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जब उन्होंने विदेश के धरती पे कहा कि 2014 से पहले की स्थितियां ऐसी थी कि भारत में जन्म लेना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती थी। मुझे नहीं याद है कि किसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी से पूर्व कभी विदेश के धरती पर इस तरह से भारत के बारे में ऐसी टिप्पणी की हो। भारत के जो राजनीति होते थे वो भारत के सीमा के भीतर होते थे, लेकिन वो मोदी जी ने अपने ढंग से शुरुआत की थी कि हम ही आए और हमने ही भारत का निर्माण किया है। एक चीज मैं आपको बता दूं G20 को लेके, कि G20 को लेके जिस तरह से मोदी जी राष्ट्रवाद का तड़का लगाना चाह रहे हैं, लगाना तो वो राष्ट्रवाद का तड़का लगाना चाह रहे हैं, वो विश्व गुरु की छवि बनाना चाह रहे हैं,
लेकिन जनमानस में इसकी उल्टी चीज हो रही है। मैं कई जगह पे, कई झुग्गियों में मैं गया, वहां से मैंने लोगों से बातचीत की। हमें कुछ हिमाचल प्रदेश के लोग मिल गए, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तो मोरक्को के भूकंप को लेकर इतनी संवेदना प्रकट कर दी, लेकिन हिमाचल प्रदेश को लेकर अब तक केंद्र सरकार आंखें बंद करके रखी हुई है। तो खूब जो प्रयास कर रहे हैं, अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का मदद नहीं मिल रहा है। यानी सोचिए कि जो घोषणा पत्र में बातें कही गई हैं, अगर कि प्राकृतिक आपदा को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो चीजें होंगी उसमें हम लोग पूरी दुनिया में सहयोग करेंगे, लेकिन वो हमारे जो संघीय ढांचा है वहां पे एक राज्य में चूंकि कांग्रेस की सरकार बन गई है, वो वहां मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अच्छी बात, आप मोरक्को में मदद कीजिए, आप नेपाल में भी मदद कीजिए, लेकिन अगर बार बार हिमाचल प्रदेश मांग कर रहा है कि उनके आपदा को राष्ट्रीय आपदा हुआ और केंद्र सरकार मदद करे, तो वहां पर भी तो अपने दिल को बड़ा कीजिए। जिस तरह प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं कि हम विश्वगुरु के छवि में बने हुए हैं, उसमें किस रूप में देख रहे हैं यहाँ के लोग? देखिए, यहाँ के लोग अभी आप सारे टीवी चैनलों पर देखा होगा कि क्या डिशेस में क्या वो थाली किस प्रकार की होगी, क्या क्या जो है कि वो 56 भोग के क्या क्या भोग लगाए जाएंगे। वो जनता को ये स्टोरी सुनाई जा रही है, जिनके पास अभी 1 जून का वो खाना खा रहे हैं, उनको अगले जून के खाना के बारे में नहीं पता है कि वो उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। हंगर इंडेक्स इसकी तस्दीक करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो काफी आसान काम है कि कोई ग्लोबल रिपोर्ट अगर मोदी जी के फेवर में आ जाए तो भारत विश्वगुरु बन गया, लेकिन अलग अलग अगर इंडेक्स जो है कि वो उसमें भारत पीछे हो जाए तो वो जो है कि वो भारत के विरुद्ध जो है कि विदेशी शक्तियों का षड्यंत्र की स्थिति है। तो आप जब, मुझे याद है इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं 1911 का राज दरबार, जब जॉर्ज पर्सन दिल्ली आए हुए थे और उनके लिए भव्य राज दरबार सजाया गया था, लेकिन उसी समय देश के अलग अलग हिस्से में भीषण सूखे की स्थिति थी और उसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक भारी चिंगारी की स्थिति पैदा की थी राजीव जी 1911 के राज दरबार की स्थिति में। तो ये जो अभी जो G20 की बैठक चली है, देश बेरोजगारी से परेशान है, देश महंगाई से परेशान है, गरीबी से परेशान है, और वहां पर आप इस प्रकार का एक आयोजन कर रहे हैं, अपने नाम को महिमा मंडित करने के लिए आप विश्वगुरु बन रहे हैं। ये तमाम चीजें लोगों को अच्छी लग सकती थी जब लोगों को 2 जून की रोटी मिल जाती। इनको लग रहा है कि ये शायद 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा दे रहे हैं। अरे वो मुफ्त राशन भी नहीं पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के शासन पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाले की स्थिति बनी हुई है। तो आप वो भी राशन जो है कि दुकान में पहुंच जा रहा है, वो गरीब तक नहीं पहुंच रहा है। और देखिए, जो पर्देदारी की बात करते हैं हम लोग, वो पर्देदारी की स्थिति तो सोचिए कि आप 5 दिनों से मणिपुर में जो है कि पूरी तरह से जो है कि वहां पर कर्फ्यू की स्थिति है। जबरन लोगों को उठा उठा के कहीं पे जाके जानवरों की तरह बांध के किसी घर में पैक कर दिया गया है। तो दिल्ली में कुत्तों के साथ जो स्थिति हुई है, वो चीजें हम लोग मणिपुर में देख रहे हैं। तो ये तमाम सवाल जो है G20 के कारण से जो ये अपनी छवि को बनाना चाह रहे थे, वो छवि कहीं कहीं उल्टी पड़ती बन गई। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें आपने निमंत्रण नहीं दिया। क्या संदेश दिया जब आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र की आवाज की धुरी बन रहे हैं? फिर दुनिया राहुल गांधी के बात में क्यों ना विश्वास करे? जब वो राहुल गांधी एक एक संवाद कर रहे हैं, उसमें हर कुछ वो बाय फैक्ट रख रहे हैं, एक भी फैक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है उनकी, वो पूर्णतः तथ्यता सही हो जा रहे हैं। तो वो स्थितियां ऐसी हैं। आप सोचिए कि अब इन्होंने विवाद नया खड़ा कर दिया, भारत और इंडिया का विवाद खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही कहा गया, तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो भी ट्वीट कर रहे हैं उसमें अभी भी राजीव जी वो इंडिया शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। जो दलित समुदाय है वो तो काफी ज्यादा नाराज है कि भाई भीमराव अम्बेडकर को आपने उनका अपमान किया। इंडिया दैट इज भारत जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया, संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में विस्तृत बहस की कि भाई हिंदी में भारत कहिए, अंग्रेजी में इंडिया कहिए। तो इनको हर प्रकार से G20 के नाम पे, जो राष्ट्रवाद के नाम पे जो तड़के का ये लाभ लेना चाह रहे थे, जो आप ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं, ये G20 इनके माथे पे बोझ बन गया। आप यकीन रख लीजिए, इसको ये एकदम बिल्कुल जमीनी स्थिति बता रहा हूं आपको। राहुल गांधी ने साबित कर दिया। आप लगातार 24 घंटा सनातन के मामले को लेकर उठते रहते हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने वेद भी पढ़े हैं, उपनिषद भी पढ़े हैं, तमाम तरह की चीजें पढ़ी हैं। और सच में सच्चा सनातन जो है वो सर्वधर्म समभाव की बात करता है। सच्चा सनातन सबको जोड़ के आगे बढ़ने की बात करता है। वो कभी भी तोड़ने की बात नहीं करता, वो कभी भी ध्रुवीकरण की बात नहीं करता, वो कभी भी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला करने की बात नहीं करता। और आज जो तमाम चीजें हो रही हैं वो हमारे संविधान के ऊपर झटका है, वो हमारे सनातन के मूल्यों के ऊपर झटका है। और वो राहुल गांधी बार बार स्पष्ट कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, आप उसमें कट्टरता लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी है कि जिसमें कि मैं मानता हूं पूरी तरह से कि विश्वगुरु बनने के प्रयास में, विश्वगुरु तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग सी उपाधि है। भारत में 2024 का चुनाव आ रहा है,
उसके सामने में ये कैसे टिकेंगे, उसी को उपाय करना वही बहुत है इनके लिए। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी का आज जो वो सवाल जवाब उनसे जवाब सुन रहा था, तो जब सुन रहा था उस समय मुझे स्वामी जी याद आ रहे थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्योंकि राहुल गांधी सनातन की जो बात कर रहे थे लगभग वही बात आप करते आए हैं स्वामी जी, जो आज राहुल गांधी कह रहे थे। आना चाहता हूं आपके पास, फिर सनातन पे आऊंगा, समझूंगा आपसे जरूर इसी चर्चा में स्वामी जी, लेकिन पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी, हिमाचल प्रदेश में आपदा और हिमाचल पे कोई एक शब्द नहीं कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या तो आप हमारी सरकार बनवाइए यानी डबल सरकार बनवाइए, या आप भुगतने के लिए तैयार रहे, ये माना जाए। और अगर ये माना जाए तो मध्य प्रदेश में आप बैठे हैं, वहां की जनता क्या सोचती है? हर चीज जो भी है आप जो भी कर लो, लेकिन परिवर्तन चाहिए तो चाहिए। क्या ऐसा है या कुछ और है? बहुत सही बात यहां कह रहे थे राहुल लाल जी, हिमाचल का उदाहरण देते हुए मणिपुर तक की जो बात हो रही थी उस पर, इसलिए जरा चूंकि आप मध्य प्रदेश में हैं इसलिए भी समझना चाहता हूं, क्या कुछ आप वहां देख रहे हैं? लाडली बहना से लेकर के तमाम बातें हो रही हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसी भी तरह फिर से कब्जे में किया जाए अगले 5 साल के लिए शासन को, सरकार को, यानी कि फिर से जीत करके आए। लेकिन राजीव जी देखिए, हर राजनीतिक दल सत्ता के लिए, कर्नाटक को देखते हैं जी, हम अगर राजस्थान को देखते हैं, हम अगर छत्तीसगढ़ को देखते हैं, तो परिस्थितियां भिन्न क्यों दिखाई देती हैं? देखिए राजीव जी, पहली बात आपने हिमाचल की जो राहुल जी ने कहा, आपको कर्नाटक के चलते चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा का वो बयान याद करना, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो आप माननीय मोदी जी की कृपा से वंचित हो जाएंगे। यानी एक पूरे के पूरे राज्य को सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री की कृपा से वंचित दिया जाएगा क्योंकि उसकी पार्टी की वहां सरकार ही बनेगी। ये हमारे संघीय ढांचे को तहस नहस करना चाहते हैं। देश का फेडरल स्ट्रक्चर इसीलिए संविधान निर्माताओं ने ऐसा बनाया था कि केंद्र में बैठा हुआ कोई व्यक्ति या कोई दल इतना निरंकुश न हो जाए कि वो दलगत आधार पर ऐसा भेदभाव करे कि राज्यों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाने लगे। हम हिमाचल में देख ही रहे हैं, इससे पहले कर्नाटक में भी देख चुके राजीव जी। अभी कुछ महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चावल की आपूर्ति को लेकर केंद्र ने जो व्यवहार किया। अब आते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव पर। मध्य प्रदेश में सरकार किस तरह बनी सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी को 2018 में जनता ने खारिज कर दिया था, लेकिन दल बदल के बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के बाद सरकार बनी। अब चुनाव के एन मौके पर जिस राज्य में बीजेपी की 20 साल सरकार रही है, कुछ महीने छोड़कर 15 महीने कमलनाथ के छोड़ दें, बाकी शिवराज खुद ज्यादातर समय मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ महीने उमा भारती और कुछ महीने बाबूलाल गौर के हटा दीजिए। तब उन्हें एन चुनाव के मौके पर इस तरह रेवड़ियां बांटनी पड़ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी की संभावनाएं लगातार धूमिल हो रही हैं। यहां चुनावी संभावनाओं की बात कर रहा हूं। और शिवराज सिंह चौहान जो कुछ कर रहे हैं वो तो नरेंद्र मोदी की परिभाषा में एक तरह से अपराध है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं तो अवतार लेकर आया हूं रेवड़ी कल्चर को खत्म करने के लिए, लेकिन उन्हीं की पार्टी की सरकार, उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हर दिन रेवड़ियां बांट रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में चप्पे चप्पे पर मामा की कृपा के होर्डिंग लगे हैं। राजीव जी, उसमें बीजेपी सरकार नहीं लिखा, मध्य प्रदेश सरकार नहीं लिखा। मामा की वजह से मेरी मां ने इस बार रक्षाबंधन मनाया, मामा की वजह से 1200 रुपए आएंगे, मामा ने हमारे मां को, हमारे परिवार को 500 रुपए, 460 रुपए, 50 रुपए का सिलेंडर उपलब्ध कराया, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो व्यक्ति केंद्र राजनीति का सर्वोच्च उदाहरण नरेंद्र मोदी है, वैसा ही मध्य प्रदेश में हो रहा है। लेकिन यहां मानस अभी बदला हुआ है। लगातार चुनाव की बेला में बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। एक बड़ी खबर डीवी लाइव के जरिए लोगों को कल सुबह मालूम होगी, उसका संकेत मैं दिए देता हूं कि संघ में भी बगावत हो गई है। ऐसी स्थितियों में मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी भी सीमा तक जा सकती है। अपने आजमाए हुए औजारों पर हिंदू मुसलमान, नफरत की राजनीति, वो सब कर सकती है। और मैं वापस लौटता हूं, आपने राष्ट्रवाद की बात कही थी, आपने शायद बुशरा जी से कहा था। तो राष्ट्रवाद के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रवाद
मक्कारों की अंतिम शरण स्थली होता है। तो मुझे लगता है ये अपनी अंतिम शरण स्थली की ओर अग्रसर है। अंतिम बात, हेडलाइन मैनेजमेंट की, नरेटिव की बात बुशरा जी ने भी कही थी, आपने भी कहा, मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। जिस दिन ये G20 समारोह होना था राजीव जी, देश के सबसे बड़े अखबार, मैं तो नाम लेकर बात करूंगा, दैनिक भास्कर में पहले पेज पर बैनर खबर छपी 8 कॉलम में, और जानते हैं उसमें क्या दावा किया गया राजीव जी? दैनिक भास्कर की हेडलाइन ये कह रही थी कि देश में पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। राजीव जी, जिस नई पीढ़ी के घर में वो अखबार पहुंचा होगा, जिसको इतिहास की जानकारी नहीं है, जिसने सिर्फ व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का इतिहास पढ़ा है, उसे दैनिक भास्कर को बताने की जिम्मेदारी थी, दैनिक भास्कर की जिम्मेदारी थी कि वो बताए। बगल में एक सिंगल कॉलम का बॉक्स बनाती, हम लोग भी अखबार वाले हैं, 30-35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे हर अवसर पर बैकग्राउंडर हम लोग देते हैं। तो उसे बताना था कि 1983 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो चुका, कॉमनवेल्थ का सम्मेलन हो चुका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला नेहरू ने रखी थी मार्शल टीटो और नासिर वगैरह के साथ। लेकिन ये जो 8 से 24 साल की पीढ़ी है जो वोट डालने जाएगी पहली बार, उसके दिमाग में हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए यह स्थापित कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी की कृपा से देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये अपने देश के साथ, पत्रकारिता के साथ किया जा रहा द्रोह है। सत्ता की बढ़ती करने में, सत्ता की ठकुर सुहाती में, उसका चारण भाट बनकर भारत की पत्रकारिता न केवल पत्रकारिता का नुकसान कर रही है, बल्कि लोगों का, लोक का और लोकतंत्र का भी भारी नुकसान करने जा रही है और कर रही है दिन प्रतिदिन। और उसका एक बड़ा नजारा हमने G20 सम्मेलन में देख लिया। जी राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता, मीडिया, चाहे अखबार हो, टेलीविजन हो, और ये पूरा जिस हिसाब से यहाँ चरणों में बैठे हुए हैं और भक्ति भाव में लीन हैं, समाज को वो धोखा दे रहे हैं। राजनेता पहले भी थे, आज भी हैं, और राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मीडिया इस गति से चरणों में बैठा हुआ नहीं था जो अभी है। 7 असेंबली इलेक्शन होते हैं जिसमें 4 में इंडिया की जीत होती है, अभी बुशरा जी बता रही थी, और लेकिन कहते हैं कि 3 सीटें बरकरार रखी है बीजेपी ने। ये है मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप जुड़े, आपको निकलना है इसलिए आपसे विदा लेते हैं। और आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, मीडिया की बात हो रही है, I.N. ये भी हमने उसी अखबार में पढ़ा था, इंडिया बोलने में भी शर्म। लेकिन परेशानी ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लिखते हैं। कल भी हम लोग, स्वामी जी याद होगा, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई उसको हिंदी में लिख लेते, रोमन में लिखने की क्या जरूरत थी भारत लिखने की? अगर लिख ही रहे हैं तो हिंदी में लिखिए। खुले तौर पे आप कह दीजिए पूरी दुनिया को कि अब हमारे देश में अंग्रेजी नहीं चलेगी, इंग्लिश नहीं, खत्म। आसानी होगी यहाँ के लोगों के लिए भी। आप डॉक्टरी की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई के लिए आपने वो किया ही है, चाहे किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, जो भी करना हो, हिंदी में करवाइए। दुनिया के दूसरे देशों में भी पढ़ाई होती है, रशिया से लेकर के जर्मनी तक, चाइना तक, जापान तक, फ्रांस में भी, सब जगह है, पढ़वाइए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप ये डबल स्टैंडर्ड क्यों अमलेंदु जी? क्या इस डबल स्टैंडर्ड के कारण राजनीति चमकती है? क्या इस डबल स्टैंडर्ड से कुछ सीटें बढ़ जाती हैं? जरा इस पे भी समझना चाहता हूं कि क्या ऐसा होता है, इसलिए तो ऐसा हो रहा है या नहीं? राजीव जी, अब इस डबल स्टैंडर्ड से सीटें बढ़ जाती हो या नहीं बढ़ जाती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ गई है। और वो परेशानी इस मामले में बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री का एक वीडियो जो है वो इस पूरे लोकसभा चुनाव में बहुत वायरल होगा फिर से, और जगह जगह बजेगा, जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया। अब चाहे भारत का नाम बदल दो, अब चाहे कुछ कर दो, लेकिन ये वीडियो तो वायरल हो गई होगा राजीव जी पूरे चुनाव भर कि प्रधानमंत्री इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं। सारी परेशानी का सबब जो है राजीव जी वो यही है कि ये वीडियो जो बार बार चलेगा कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं।
तो ये परेशानी का सबब है। तो इस परेशानी से बचने के लिए अब चाहे आप इंडिया को हटा के भारत लिख दीजिए, चाहे हिंदुस्तान लिख दीजिए, चाहे हिंदू राष्ट्र लिख दीजिए, चाहे कुछ भी लिख दीजिए, बहरहाल ये प्रधानमंत्री की परेशानी असली ये है कुल मिलाकर के, जो मुझको लगता है राजीव जी। बाकी अब वो डबल स्टैंडर्ड तो ये आज से डबल स्टैंडर्ड थोड़ी है, ये डबल स्टैंडर्ड जो है राजीव जी, ये तो जब से इनका मातृ संगठन आरएसएस बना है, लगभग 100 साल होने को आ रहा है, अगले साल हो जाएंगे 100 साल 2025 में, ये तब से डबल स्टैंडर्ड है। तो ये डबल स्टैंडर्ड में ही जीते हैं ये, चूंकि तो वहीं से उन्होंने सारी शिक्षा डबल स्टैंडर्ड की पाई है। अब देखिए ना जी, तमाशा क्या है कि हरे रंग पे बड़ा जो है वो गुस्सा करते हैं कि हरे रंग पे, अब राहुल गांधी अगर कोई पोस्टर जारी कर देते हरे रंग का, तो अभी देखिए कैसा बवाल मच जाता। दूसरा कोई हरे रंग का झंडा लगा देता तो ये कैसा बवाल मच जाता है। अब ये जो हरे रंग के जो पर्दे लगाए गए हैं, अरे भाई इसको भगवा रंग का ही लगा देते तो कम से कम इससे तो बच जाते हैं। जो आपकी आलोचना हो रही है तभी होता है कि मोदी जी ने भगवामय कर दी पूरी दिल्ली। G20 के देशों में भी मुझे लगता है कि मोदी जी के सलाहकार जो हैं वो कम बुद्धि वाले या मोदी जी को सही सलाह नहीं देते हैं। सही सलाह देनी चाहिए थी कि हरे पर्दों की जगह भगवा पर्दे लगवा दो तो भगवामय दिल्ली हो जाएगी। तो पोस्टरों के साथ साथ ये भी काम एक तरीके से हो जाता। लेकिन अब क्या समझाया जाए, योगी जी से मुझे लगता है सलाह दी होती तो योगी जी ने सलाह दी होती कि भैया भगवा पर्दे लगवाओ, ये हरे पर्दे मत लगवाओ। कुल मिला के राजीव की स्थिति जो है वो यही है। अब जो नारा दिया गया कि वसुधैव कुटुंबकम, अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस वसुधैव कुटुंबकम में, इस कुटुंब में ये चीन और पाकिस्तान भी आते हैं कि नहीं आते हैं? प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति तो नहीं आए लेकिन प्रधानमंत्री आए थे, इस मतलब वो तो कुटुंब में शामिल हैं। तो कुटुंब में अगर शामिल हैं तो कुटुंब का झगड़ा भाई कुटुंब में बैठ के निपटाते क्यों नहीं हो? चीन हमारी सीमा के अंदर घुस आया है, उसने हमारी जमीन कब्जा की हुई है, कुटुंब के अंदर निपटाओ उसे जाकर के। फिर कहा गया कि युद्ध जो है वो दुनिया में कोई समाधान नहीं है। बहुत अच्छी बात है, युद्ध दुनिया में कोई समाधान नहीं है, तो बिना युद्ध के निपटाओ भाई, पाकिस्तान से भी निपटाओ, चीन से भी निपटाओ, इसे कौन निपटाएगा? तो G20 का इस्तेमाल जो करना चाहिए था असली काम के लिए कि चीन के साथ जो सीमा संबंध निपटाए जाते। अब बताइए, अमेरिका जो पीछे पड़ा हुआ यूक्रेन को डलवाने के लिए, अब वो कामयाब हो गया एक तरीके से यूक्रेन को डलवाने, यूक्रेन मसले को डलवाने के लिए। भारत जिसने जो अध्यक्षता कर रहा था यहाँ G20 की, उसने तो आप चीन के साथ सीमा विवाद क्यों नहीं चलवाया? इसमें ये सवाल बनता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से जब ये गाथा गाई जाएगी कि साहब G20 यहाँ कराया और विश्वगुरु बन गए, तो इस विश्वगुरु से सवाल किया जाएगा कि जब यूक्रेन को डाला जा रहा था कि युद्ध समाधान नहीं है, जब ये कहा जा रहा था तो चीन का उस समय क्यों नहीं डाला गया? ये मुझे लगता है कि उससे रोक डाला गया। अब जो आज जो राजीव जी हम लोगों ने दोपहर भी चर्चा की थी, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है कि तमाम वो पानी भर गया मंडपम में, वैसे तो आप चीन को बहुत टक्कर दे रहे हैं, आप पहुंच गए चांद पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने बैठ के चंद्रयान बनाया था, सब बैठ करके उन्होंने ज्ञान दिया था वैज्ञानिकों को। तो जो चीन में जो ओलंपिक हुए थे राजीव जी, चीन ने वहां बादलों को रोक दिया था, मतलब बारिश का समय था, उसने वहां ऐसा इंतजाम किया कि बारिश हुई और जहां सम्मेलन हो रहा था, मतलब खेल हो रहे थे, वहां बारिश नहीं हुई। तो भाई ये तकनीक भारत क्यों नहीं कर सकता था? जो ये कम से कम ये बदनामी तो नहीं होती और सारी दुनिया में वाहवाही होती। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ज्ञान देना शायद भूल गए होंगे आगे वैज्ञानिकों को कि बादल को किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से इसका रुख मोड़ा जा सकता है और किस तरीके से बादलों को रोका जा सकता है कि वो बरसने ना पाए। तो अब ये सब चीजें हैं राजीव जी, अब चूंकि अब सब मिला के है, अब राष्ट्रवाद जो है वो इस तरीके का राष्ट्रवाद है तो सब होगा, तो बहुत सी सारी चीजें होंगी, इस पर आगे चर्चा करेंगे राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। बादल की अलग राजनीति है, बादल से रडार छुप जाते हैं, इसलिए बादलों को आने देते हैं मोदी जी, और वो बरस जाते हैं कभी कभी, तो वो क्या करें, वो हाथ में नहीं है। लेकिन रडार का छुपना और कुटुंब की, जिस कुटुंब की बात कर रहे थे आप जी, शिवा जी बिल्कुल आता हूं, जिस कुटुंब की बात कर रहे थे और उसमें खासकर जो पाकिस्तान की बात आप नाम जिसका ले रहे थे, और ये पाकिस्तान के लिए ही है, बारिश उधर भी हुई होगी। शिवा जी बस इतना कहना था, क्योंकि अमलेंदु साहब इस पर ही बात कर रहे थे, तो उसी तारतम्य को मेंटेन करते हुए देखिए, जहाँ जहाँ ये नए ठेके दिए गए हैं वहाँ वहाँ ये समस्या है। पता नहीं किस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय किए गए, इस बार लगाए गए, जिनको ये नहीं मालूम था। ये बताऊं मैं आपको, पूरा राजघाट इस बार डूबा था और 4-4 फीट पानी था राजघाट में, ये पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये नई बिल्डिंग है मंडपम की, ये डूब गई, इसमें निकास नहीं है। श्रीनगर में पहली बार लाल चौक बारिश में डूबा, मतलब ये चीज कभी होनी, जब से वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जिसकी आपने देखा होगा कि मीडिया में बड़ी चर्चा हुई थी, तो श्रीनगर भी डूबा था, लाल चौक का इलाका डूबा था। तो ये व्यवस्था जहां जहां इन्होंने ये नया पूरा काम चल रहा है,
और खुद जो नया अरीना बना है पार्लियामेंट और उसके आसपास का, वो इलाका भी डूबा था। तो कुछ ना अहली है, एक्सपर्टीज की कमी है, किसको दिया गया है ठेका, जिसको ये एक बेसिक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको निकास का रखना है। दिल्ली में इस तरह से पानी नहीं भरता था इन जगहों के ऊपर, प्रगति मैदान में तो बिल्कुल नहीं हम सोच सकते थे। तो ये जरूरी है कि इस पर बात हो, कि बाद में इसकी जांच होगी, और ये बहुत सारी जांचें हैं जो होनी है, जो ना हो उसी की सारी कोशिश है कि किसी भी तरह से सत्ता से बाहर नहीं जाना है। उनके लिए ये लोकतांत्रिक वो म्यूजिकल चेयर नहीं है कि जब जनता आपको बाहर कर दे तो आप बाहर बैठ जाइए। वो बाहर बैठने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने कहा हम 50 साल के लिए आए हैं। मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने कहा हम 50 साल के लिए आए। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि राहुल गांधी ने जो बात कही है विदेश में जाकर के, और जिस तरह से डीमिस्टिफाई किया है डिमोनेटाइजेशन को, अभी तक यहाँ पर एक इस तरह की बात थी कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं, एक्सपर्ट्स की राय नहीं लेते हैं, अपने मन की करते हैं, बस वो तो चमत्कृत करते रहते हैं। इसके पीछे जिस तरह की कहना चाहिए कि एक अपराधी हरकत हुई है, इस देश के पूरे छोटा उद्योग को, मध्यम उद्योग को खत्म करके एक धन्ना सेठ के हाथों सब कुछ भेजने के लिए, सब कुछ उसके हाथ में दे देने के लिए जो हुआ है, ये बात आप इसको गौर करिए। ये वहां पर राहुल गांधी ने डिमोनेटाइजेशन की जो व्याख्या की है वो बहुत अहम है और वो देशवासियों के पास जानी चाहिए। ये किसी तानाशाह का, तुगलक का फरमान नहीं था, ये बहुत सोचा समझा था। हो सकता है हमें ये उनकी बेवकूफ़ी या अज्ञानता या चीज़ों को, अर्थशास्त्र को ना जानना लगे, लेकिन ये अर्थशास्त्र को ना जानना नहीं था। ये एक पूरा ऑपरेशन था कि ये उसी तरह का था जैसे कृषि की भूमि कॉरपोरेट को देनी है, उसके लिए जो कृषि कानून आ रहे हैं। अभी आपने देखा हिमाचल में अपनी बागीचों के सेब किसानों ने पानी में डाल दिए, उनको रेट नहीं मिल रहे हैं, और अंबानी अडानी के जो रेट्स आते हैं वो उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो ये पूरा जो डिमोनेटाइजेशन था, ये जो हमारी एसएमई और एमएसएमई थी उनको बाहर करके, मैदान से खदेड़ करके बाहर करके, और धन्ना सेठों को अंदर लाने का एक कवायद थी। और ये बहुत अहम है, ये क्राइम अगेंस्ट नेशन है, इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये जो इंडिया से परहेज है, जीतेगा तो इंडिया और वोट फॉर इंडिया का जो मामला है, आप यकीन करिए मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा और इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगवाई जाएगी। ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी जिंदा है उनके लिए, और ये उनकी आंख की किरकिरी बन गया है। तो ये मैं इजाजत भी चाहती हूँ, मैं कहीं और हूँ इस समय, तो अगर आप मुझे इजाजत दे देंगे मुझे ये बात। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा जी, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए। और जरा जल्दी इस कार्यक्रम को समेटेंगे, जल्दी। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत गंभीर हो रही थी शिवा जी जो अपनी बात रही थी जरा, और इसमें इंडिया का मामला, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है और इस नाम से जो परेशानी है, बने रहिए, चर्चा भी जारी है, पर चर्चा पूरी सुनिए। सत्ता पक्ष को ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर ये खत्म नहीं हुआ है तो क्या आने वाले समय में इंडिया के लिए, इस नाम के लिए, उस गठबंधन के लिए परेशानियां अभी और बढ़ने वाली हैं? कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो राजीव जी, जो अमलेंदु जी ने कहा कि चीन ने ऐसी तकनीक कि वो बादल को बरसने से रोक सकते थे, मेरे ख्याल से मोदी जी के ख्याल में नहीं आया। बागेश्वर धाम से अगर पूछ लेते तो वो बादल की पर्ची निकाल देते और बारिश ना होती। अब बागेश्वर धाम बारिश इसलिए नहीं रोक पाए कि मोदी जी ने उनसे कहा नहीं, पर्ची निकाल नहीं पाए। देखिए, जो सर मित्रा जी ने एक बात कही, जो ऋषि सुनक ने ट्वीट किया है और इंडिया की बात की है। देखिए, ऋषि सुनक ने, राजीव जी, एक और बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने जो यहां अभिवादन किया, उन्होंने कहा जय सिया राम। और ये बात ध्यान रखिएगा, यही बात राहुल गांधी ने बहुत पहले कही थी। उन्होंने कहा था जय सिया राम हम कहेंगे, हम जय श्री राम नहीं कहेंगे। और ऋषि सुनक ने एक प्रकार की चुटकी ली है उन लोगों पर जो भारतवर्ष के अंदर श्री राम का नाम लेके आतंक फैलाना चाहते हैं। जो एक नर और नारी के बीच का अर्ध नारीश्वर रूप है सनातन धर्म में, उसको एक प्रकार से विस्मृत करने का प्रयास करते हैं। तो ऋषि सुनक ने कहा कि ये जो असली हिंदू धर्म है, उन्होंने कहा मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं वो हिंदू हूं जो जय सिया राम कहता है और पुरुष और नारी के इक्वल स्टेटस की बात करता है। तो देखिए, ये जो वास्तविकता है, ये जो एक परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, जितने इनके प्रपंच हैं वो सारे के सारे प्रपंच फेल हो रहे हैं। और असली मुद्दा यह है
कि देश को ये कितना बांटेंगे। जैसे पहले बात हुई विश्व बंधुत्व की, आप बात कर रहे हैं और मणिपुर आप नहीं जा पा रहे हैं। आप जो है यहां जो बगल में आपके गुड़गांव के अंदर हुआ है वहां की आप बात नहीं कर पा रहे हैं, और आप जो है पूरे विश्व के बंधुत्व की बात कर रहे हैं। और जैसे राजीव जी आपने कहा कि विश्व गुरु बन गए क्योंकि G20 यहां हो गया, तो वो जो बैटन था वो तो आपने अब दूसरे देश को दे दिया है, अब तो वो विश्व गुरु बन गया। पिछली बार इंडोनेशिया विश्व गुरु था, आप विश्व गुरु थे, लेकिन आज से आप विश्व गुरु खत्म हो गए। अब तो जो नया देश है जो ब्राजील है वो विश्व गुरु बन जाएगा। तो अभी 20 देशों में आप 18वें विश्व गुरु बने थे, अब 18 साल के बाद फिर आपको मौका मिलेगा, वरना कोई इलेक्शन के पहले अगर गुरु किसी को पता चल गया तो अगला प्रधानमंत्री और नेक्स्ट टर्म लेने के लिए अपने चुनाव के पहले फिर G20 करने की कोशिश करेगा। लेकिन G20 के साथ साथ जो मीडिया का M20 है उसको नजरअंदाज जिस प्रकार से किया गया है, लोकतंत्र बिना पत्रकारिता के जीवित नहीं रह सकता। और जिस प्रकार से पत्रकारिता को केवल भारत नहीं, ये G20 के जो 20 देश हैं, कुछ देशों को छोड़कर ज्यादातर जिस प्रकार से उसकी हत्या कर रहे हैं, जिस तरह से और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये हास्यास्पद है। चाहे ज्वाइंट डिक्लेरेशन आप कितने भी साइन कर लीजिए, लेकिन जो जनता देख रही है वो तानाशाही का रूप देख रही है, और जो आपकी पत्रकारिता है उसकी हत्या देख रही है, और लोकतंत्र की हत्या देख रही है। जी बिल्कुल। बुशरा जी, कैसे देखती हैं इंडिया, क्या अभी भी जो गठबंधन की बात हो रही है उस गठबंधन पर नजरें अभी भी टिकी हुई दिखाई देती हैं आपको भी, नरेंद्र मोदी एंड पार्टी की? बिल्कुल राजीव जी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और राहुल गांधी को अगर सुना हो तो राहुल गांधी बहुत ही कह रहे थे, जब इंडिया की बात पूछी गई उनसे, जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर पहली बात तो उन्होंने संविधान का हवाला दिया कि कैसे इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया को इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि विपक्ष ने अपना नाम जो है वो इंडिया रख लिया है, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता है कि हम अपना नाम बदल भी सकते हैं। तो ये ट्विटर पर हमने देखा था कि विपक्ष के और दूसरे नेता भी इसी तरह से मजाक में सही या फिर सीरियस सही वो ये बात कह रहे थे। और राहुल गांधी ने भी आज जब एक सवाल का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये सब कुछ करने जा रहे हैं तो हम अपना नाम बदल भी सकते हैं। खैर, इसके इतर आप ये देखिए कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं, और खासतौर पर अभी जिस तरह के नतीजे आए हैं बाईपोल्स के, और खासतौर पर जहां आपने पूरी ताकत लगा दी, घोसी का वो चुनाव वो पूरी तरीके से हार गए, उन्हें बहुत सारे लालच जो है वो दिए गए थे। अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, दारा सिंह चौहान की, और वो पिक्चर पूरी तरीके से वायरल है हारने के बाद, और मिनिस्टर उनको बनाने के लिए कहा गया। वो तमाम चीजें, तमाम वादे जो है वो सब के सब धराशायी हो गए। और इंडिया गठबंधन अभी आगे आने वाले वक्त में आप ये देखिएगा, जब 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 3 राज्यों में कांग्रेस खासी मजबूत नजर आ रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 जगह उसकी खुद की सरकार है। और जब वहां पर अगर जब नतीजे आते हैं, इनके जब रिजल्ट आएंगे, तो उसके बाद ये इंडिया गठबंधन को लेकर और ज्यादा आप ये देखेंगे हमलावर होते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। या हो सकता है तब तक ये नौबत भी ना आए, उससे पहले ही इसको लेकर कुछ ना कुछ जरूर बड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है हर तरीके से। जब से ये नाम प्रपोज हुआ है, जब से ये 3 मीटिंग्स हुई हैं, और हर गुजरती मीटिंग के साथ ये मजबूती जो आ रही है गठबंधन में, लगातार दल बढ़ रहे हैं, दल इंडिया गठबंधन से जिस तरह से राब्ता कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये आगे आने वाले वक्त में और मजबूत होगा। और जब से ये कमेटियां बनी हैं अलग अलग, और हर मामले पे जो डील करेंगी, जब सीटों का बंटवारा होगा, इस सब के बाद आप ये देखिएगा कि इंडिया गठबंधन पर जो प्रहार है वो और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि ये भी हमें देखना है कि राहुल गांधी जैसे ही विदेश की यात्रा पर जाते हैं, जो पूरा बीजेपी का जो IT सेल है वो सुपर एक्टिव मोड में आ जाता है। जब अमेरिका गए थे तब भी, और अब जब यूरोप गए हैं तब भी, उनका बयान वो सुने या फिर ना सुने, उनकी लाइंस बिल्कुल सेट हैं कि उन्हें क्या लिखना है। उनको लिखना है विदेशी धरती पर जाके भारत को बदनाम किया जा रहा है, उन्हें ये कहा जाएगा, कोई ना कोई एक शख्स जो है उसकी तस्वीर को ये दिखाया जाएगा कि देखिए ये ISI से जुड़ा हुआ शख्स है, और देखिए ये राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। तीसरा ये बताया जाएगा कि देखिए ये चाइना के एजेंट है, और इन्होंने चाइना से फंड्स लिए हुए, इसलिए वहां पर जाके चाइना की बात करते हैं। फिर ये कहा जाएगा कि ये देश के दुश्मन है, गद्दार हैं, और ये देशद्रोही हैं। तो ये बिल्कुल अब रट गई हैं ये लाइनें सबको, कि अगर आप
नहीं भी देखेंगे सोशल मीडिया या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है टीवी पे आप नहीं भी सुनेंगे, तो भी आपको पता है कि अगर राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं तो क्या वो 4, 5, 6 लाइनें होंगी जो लिखी जाएंगी और उसका जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो फैलाया जाएगा और व्हाट्सएप से लेकर तमाम जगहों पर वो किया जाएगा। तो यही लगातार करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप एक शख्स को देखते हैं, चाहे वो देश में हो या फिर वो विदेश में हो, वो देश की मीडिया हो या फिर वो विदेश की मीडिया हो, वो सीधे तौर पर सारे सख्त से सख्त सवालों का जवाब देते हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा था, मुंबई में देखा था, 200 से ज्यादा मीडिया कर्मी थे वहां पर, वो वहां बैठे थे और तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, अंग्रेजी, हिंदी में, सब में। अब वो बाहर गए हैं तब भी वो यही कर रहे हैं। और हमारे देश में आप ये देखें कि G20 का इतना बड़ा सम्मेलन होता है, पूरी दुनिया से जितने भी इसमें जो देश हैं जो इसमें शामिल हैं, वहां के पत्रकार यहाँ पर आते हैं और उनको सवाल तक नहीं पूछने की इजाजत दी जाती है। तो क्या ये देश की बदनामी नहीं है? क्या जो विदेशी मीडिया जहां ये आयोजन हो रहा है उसके बाहर से ही खड़े होकर जब ये कहता है कि इस G20 को आने वाले इलेक्शन में भुनाने की पूरी तैयारी है, हर जगह पर सिर्फ मोदी के पोस्टर्स ही छाए हुए हैं और वो पूरे तरीके से इसको एक तरह से प्रचार इसका किया जा रहा है, वो तमाम चीजें ये खड़े होकर वहां बताते हैं, तो क्या ये देश की बदनामी नहीं है कि कैसे हर चीज को सिर्फ एक फिगर, सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द ही समेट कर रख दिया गया है? देश का नाम ही ऐसा लगता है कि मोदी रख दिया गया है, क्योंकि हर चीज सिर्फ उनके ही इर्द गिर्द होती है। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, ये उनका नारा है। और इसीलिए वो पहले 2024 की बात करते थे, पहले 2022 की बात करते थे, अब 24 की, 47 की, और अब तो हजारों साल और 50 साल की बात होने लगी है। तो इनको ये लगता है कि वो अजय हैं और उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। और ये एक खाम ख्याली जिसको बोलते हैं उर्दू में, एक गलत फहमी जो है वो उन्होंने अपने दिल में, अपने दिमाग में इस तरह से बिठा रखी है। और हरे पर्दे डालकर जिन गरीबों को उन्होंने छिपाया था, राजीव जी, मैं आज सुन रही थी, उन लोगों को अपनी छतों पर जाने की इजाजत नहीं थी, अपने घरों के बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी उनको। वो लोग हैं जो डेली वेजेस 400-500 पे कमाकर अपने घर का पालन पोषण करते हैं। उन लोगों को इस तरह से ढक दिया गया। गरीबी नहीं छुपानी है, गरीबों को छुपाना है। और यही मोदी जी लगातार 9.5-10 साल से कर रहे हैं। जिन रेवड़ियों की बात की जा रही थी, अब ये देखिए मध्य प्रदेश में कैसे वो रेवड़ियां, फ्री की रेवड़ियां जो हैं वो बांटी जा रही हैं, क्योंकि इन पूरे 18 सालों में अगर काम किया होता तो एंड वक्त पर ये सब कुछ नहीं किया गया होता। और सेम मोदी जी पर लागू है कि अगर 9.5 सालों में उन्होंने काम किया होता तो ये इस तरह का प्रचार, वन नेशन वन इलेक्शन, भारत बनाम इंडिया, 18 से 22 तारीख को स्पेशल सेशन G20 की कामयाबी को ये बताना कि इस देश के अलावा कोई और ये कर नहीं सकता था, मोदी के अलावा ये कर नहीं सकता था, ये सब ये दिखाता है कि आप अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। जी, मतलब हलचल बहुत ज्यादा है, इतनी सारी चीजें होनी हैं और इन चीजों को क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपकी नाकामियां आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्मित्रा जी क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल नाकामी ही है, क्योंकि जैसा आपने शुरू में बताया कि किस तरह से करोड़ों रुपए खर्च करके और एक तामझाम, एक पूरा जैसे जादूगर के शो में, हम मैजिक शो में बचपन में देखा करते थे कि इतनी चकाचौंध कर दो कि असली चीज जो है, हाथ की सफाई, वो किसी को दिखाई न दे। तो इस समय मोदी जो है वो हाथ की सफाई ही दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में एक अटल सत्य ये है कि आधा पक्ष उजाले में रहता है, आधा पक्ष अंधेरे में रहता है। तो हर किसी की आंखें चुंधिया नहीं सकती। सच जो है वो कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाता है और विदेशी मीडिया जो है इस समय सच को दिखा चुका। तो अब और राहुल गांधी जो बाहर जाकर जो बातें कर रहे हैं, वो वही बातें वो देश में भी करते रहे। और तब आपने उनको संसद से बाहर कर दिया, लेकिन वो संसद में लौट आए और अब बाहर जाकर वो बोल रहे हैं। तो जैसा बुशरा जी ने बोला कि एक हमेशा की एक जो रटी रटाई लाइनें हैं और उसमें 2-4 लोग, किरण रिजिजू हैं और रविशंकर प्रसाद हैं, स्मृति ईरानी हैं, ये लोग आगे आ जाते हैं और एक ही तरह के बयान दे देके तो जनता भी अब इससे ऊब चुकी है। और दूसरी बात, आज प्रियंका गांधी की जो राजस्थान में रैली थी उसमें उन्होंने वहां गांधी जी की बात कही। आज गांधीमय ही हो रहा है देश और आज प्रियंका गांधी ने गांधी जी की बात कही। इसके साथ ही एक और दिलचस्प वाकया ये हुआ कि एक लड़की आई उनके पास और उसने कहा कि हमको आपके कारण मोबाइल मिला है, जो सरकार की योजना के कारण, और उसने धन्यवाद दिया। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि इसमें ये आपका हक है जो हमने आपको दिया।
और प्रियंका गांधी ने यह भी बोला कि जनता जनार्दन का मतलब क्या होता है। जनता जनार्दन का मतलब होता है कि जनता ही सर्वोपरि। तो जो मोदी ये कहते हैं जब कि वो कहीं जाकर शिलान्यास करते हैं, कहीं पुल का उद्घाटन करते हैं, तो ये तोहफा दिया या उन्होंने खैरात बांटी, जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बना दिया है, और ऊपर से ये जतला रहे हैं कि देखो हम तुमको ये दे रहे हैं। तो ये जो पूरे देश को एक भिखारी की तरह बना देने का ये खेल करना, और उसके बाद ये बताना कि मैं तुमको कुछ दे रहा हूं, ये जो घमंड है, ये जो अहंकार है, इसी पर राहुल गांधी ने भी उनको चेताया है। यही बात आज उनको प्रियंका गांधी ने भी समझाई। और जब मोदी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं दुनिया में जाकर, तो उनको ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता के लिए ही सब कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आजकल बहुत दिनों से सुना नहीं राहुल लाल जी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सेंटेंस जो है मोदी जी बहुत दिनों से नहीं बोले, क्या कारण हो सकता है? स्पष्ट है, क्योंकि देखिए G20 का सम्मेलन करा रहे हैं और जब पूरे दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में ये चीजें छप रही है कि भारत में मीडिया की स्थिति क्या है, भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक कठिन चीज है। अब ये दुनिया ने मान लिया है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी है तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। अब स्पष्ट हो गया कि अगर अमेरिकी पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो बाइडेन कहेंगे कि नहीं अब वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो भारत की स्थिति कैसी हो चुकी है। तो बिना प्रेस के हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं? तो मोदी जी को सच्चाई पता है कि अब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी ज्यादा ही बोलने के चक्कर में कहीं हमें फंसने की स्थितियां में आ जाए। देखिए 2-3 चीजें मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि इस समय मोदी जी अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए जो है कि लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार में ऐसी गलत नीतियां उन्होंने चुनी है जिस कारण से जो आपका हेडिंग है कि चौतरफा फंस गया है मोदी जी, वो चौतरफा फंसने के पीछे कोई और नहीं है जिम्मेदार। चौतरफा फंसने के पीछे उनकी अहंकारी नीतियां। 140 करोड़ का एक बड़ा सा देश है और वहां पे आप मनमाना ढंग कर लेते हैं। हर राजनीतिक दल चाहता है कि अगले वर्ष इलेक्शन में हमें लाभ हो जाए जी। लेकिन आप स्थिति देख लीजिए, उन्होंने सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रयोग महाराष्ट्र में किया और महाराष्ट्र की जमीनी स्थिति यह है राजीव जी कि चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, 48 में से 41 सीटें एनडीए लेके गई थी और इस बार वो सीटें वो दहाई के आंकड़े में जाना असंभव मामला है। दहाई 9-10 की संख्या में तब पहुंच सकता था, लेकिन जिस तरह से मराठा आरक्षण का भी मामला आ गया है तो वो 5-6 सीटों पर सिमट जाना एक वो वैसी सच्चाई है जैसे हम लोग घोसी के मामले में देख रहे थे कि तमाम दावे हो रहे थे बीजेपी की तरफ से और प्रकाश राजभर की तरफ से। महाराष्ट्र लोकसभा के मामले में लोगों को चौंकाने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मामले पे बीजेपी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तमाम गोदी मीडिया में हम लोग चर्चा देखते हैं कि अभी भी सचिन पायलट और जो है कि अशोक गहलोत के संघर्ष की कहानी करता है, लेकिन आप जैसे ही राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वहां चर्चा इसकी नहीं है। वहां पे क्योंकि उसको तो बाइंड अप कर दिया गया कहीं कहीं यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, लेकिन राजस्थान के भीतर गुटबंदी की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी की गुटबंदी की चर्चा है। मध्य प्रदेश में गुटबंदी की चर्चा है तो भारतीय जनता पार्टी की गुटबंदी की चर्चा है। स्थितियां ये है कि ये तभी मोदी जी इस चक्कर में लगे हुए हैं कि भाई चुनाव पहले करा लिया जाए, आगे करा लिया जाए, क्योंकि ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वहां पे भी मोदी जी को वही झटका लगना है जो अभी उपचुनाव में लगा है। तो ये स्थितियां क्यों आ रही हैं? ये स्थितियां इसलिए आ रही हैं कि देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन नहीं बन पाया था और इस बार गठबंधन काफी शानदार तरीके से बना है। जब वो जिन लोगों ने सुबह सुबह देखा है, देखिए वो एक तो टीम इंडिया का गठबंधन, और इस देश की जब भी चर्चा होगी भारत की तो इसमें चाहे आप इंडिया का नाम ले लीजिए और गांधी के नैतिक मूल्य ले लीजिए, इन दोनों के बिना इस देश का परिचय पूरा नहीं होता। मैंने आपको पहले ही आपके कार्यक्रम में बताया था। थोड़ी देर पहले जो बाइडेन ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज रूटेड इन महात्मा गांधी प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। महात्मा गांधी महात्मा गांधी के प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप को उन्होंने बताया साफ साफ, और ट्रस्टीशिप दैट इज शेयर्ड बिटवीन आवर कंट्रीज एंड फॉर आवर शेयर्ड प्लैनेट, ये कह करके बता करके यहां से गए हैं। गांधी जी को याद दिला के और बोले कि हम गांधी जी के कारण ही आए हैं। ये साफ इनके लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल मैं यही चीज कह रहा हूं। बिल्कुल देखिए ये पूरे दुनिया जानती है कि भारत की आज जो भारत की प्रतिष्ठा है पूरे दुनिया में वो गांधी जी के कारण ही है। और गांधी जी जितने प्रासंगिक अपने समय काल में नहीं थे, आज चाहे आतंकवाद का समस्या और तमाम जो ग्लोबल समस्या है उन हर समस्याओं के समाधान के लिए अगर कहीं जाना है, आपको जलवायु परिवर्तन से संघर्ष करना है तो आपको गांधीवाद में जाना पड़ेगा।
आपको ग्लोबल क्राइसिस को रोकना है तो आपको गांधीवाद में जाना पड़ेगा। यही कारण है कि मोदी जी की मजबूरी है कि दिल में वोट से और टीवी जो है कि उनको राजघाट जाना पड़ता है, उनको तमाम जगह पर दुनिया भर में जाना पड़ता है। वो भले नाटक कर दे कि मैं तो उन्होंने पहले भी कहा था कि जो बयान दिया है साध्वी जी ने, भाई मैं उनको माफ नहीं कर सकता, लेकिन भाई उसके बावजूद भी उनके ओहदे में लगातार वृद्धि की गई, तो आपने तो उनको बोलने से पहले ही माफ कर दिया था, दुनिया को दिखाने के लिए बयान दिया था। तो इस समय की स्थिति है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि भारत में जो पूरी लड़ाई है वो लड़ाई गोडसे बनाम गांधी की लड़ाई है, और यहाँ पे G20 का जो पूरा मामला है, जो आपने अभी कहा कि G20 के लोग भी भारत को जो सम्मान दे रहे हैं, उस सम्मान के पीछे भी भारत का वो गांधीवादी नजरिया है। आप सोच के देखिए कि आज अगर अफ्रीकन यूनियन के लोग अगर उनको शामिल किया गया और अफ्रीका के साथ हमारे घनिष्ठ रिश्ते हैं, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू को कैसे भूल सकता है। 1950 में